बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आज के प्रोग्राम का कुछ रनडाउन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एज़ यूजुअल हम शहर की अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे, हमारे मेहमान भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और फिर शहर की सूरत हाल आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसमें सेल्स प्रमोशन और फिर मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही है, सब्जियों की कीमतें, दालों की कीमतें, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो इसमें कुछ चेंज भी आया है या नहीं, ये भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो आपको हम ज़बरदस्त टिप्स देते हैं वो भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी कि आप घर बैठे क्या कुछ नया सीख सकते हैं और अपने लिए बेहतरीन क्या कर सकते हैं, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। साथ ही साथ हबीब कुकिंग ऑयल के ताउन से हमारे किचन में आज क्या बनने जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं शहर के मौसम की सूरत हाल। जी, तो मौसम कैसा रहेगा, हम देख रहे हैं कि शहर में कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ रही है और गर्मी की शिद्दत भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। ये सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। जुनेद की तरफ जाते हैं। जुनेद, वेदर अपडेट्स बताइए। ने आज गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ शहर में बारिश का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया है और मतला अबर आलूद रहने की वजह से आज शहर का मौसम जो है वो बेहतर रहेगा और दर्जा हरारत में भी जो है वो मामूली कमी जो है वो देखी जा सकेगी। और मौसम अबर आलूद रहने की वजह से आज दिन भर बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा। और दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया और सुबह के वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि हवा में नमी का तनासब सुबह के वक्त जो है वो 67% रिकॉर्ड किया गया। और शाम के वक्त मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की वजह से और बारिश के इम्कान की वजह से शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो महकमा मौसमियात ने 53% जो है वो रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। और मौसम क्योंकि जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जिसकी वजह से आज और कल जो है वो शहर में बारिश हो सकती है और दर्जा हरारत भी जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो बरकरार रहने का। थैंक यू सो मच जुनेद, मौसम की सूरत हाल आपने बताई। टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। आज सबसे पहले हमारे पास खबर है तालीमी इदारों के हवाले से और तालीमी इदारों के हवाले से खबर ये है जी, तालीमी इदारे सितंबर में खुलेंगे, प्राइवेट स्कूल मालिकान का फैसला मानने से इनकार। ईएमई जोह टाउन सी ब्लॉक चुंगी अमर सदू में मेन बाजार टाउनशिप A2 ब्लॉक आज रात से सील। अगली खबर हमारे पास है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, फ्लैट्स की तामीर का मास्टर प्लान तैयार करने का हुक्म। और इससे अगली खबर हमारे पास है जी, कोरोना मरीजों में कमी होने लगी, 24 घंटे के दौरान शहर में 485 नए केसेस। जी तो नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज हमारी जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी आज बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज आपने मुझे चाय नहीं पीने दी और ना ही पानी दिया है। सोमरू साहब, आपकी चाय आपको मिल जाएगी। हाँ। और आप बिल्कुल ठीक है, ये जान के हमें खुशी हुई। तो मैं प्रोड्यूसर साहिबा से रिक्वेस्ट ये कर देती हूँ कि सोमरू साहब की प्रोग्राम के स्टार्ट में ही शिकायत आ गई है, तो चाय का इंतजाम प्लीज आपके लिए कर दें, तो हम आपसे माजरत खाएं। सोमरू साहब, पहली खबर की तरफ चलें। पहली खबर हमारे पास है तालीमी इदारे सितंबर में खुलेंगे और प्राइवेट स्कूल मालिकान का फैसला मानने से इनकार। बहुत देर बाद कोई फैसला तालीमी इदारों के हवाले से सामने आया है। हमने वजीर तालीम साहब के ट्वीट देखे, अभी इंतजार करें, अभी फैसला नहीं हुआ। समटाइम तो ऐसा हुआ ऐलान करके बाद में कह दिया गया कि नहीं अभी इस पर अमल नहीं हुआ, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब ये फैसला सामने आया है तो प्राइवेट स्कूल मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि तालीमी इदारों की बंदिश के पीछे जो अभी तक मंतक बताई जा रही है वो ठीक है, आप कोरोना को तेज़ी से फैलने से रोकना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इदारे खुले हैं, तमाम मार्केट्स खुली हैं, सब कुछ खुला है, सब कुछ ओपन है, कुछ भी बंद नहीं है। और फैमिलीज़ एक दूसरे से भी मिल रही हैं, यानी वो रिस्ट्रिक्शंस, वो पाबंदियां जो इब्तदा में आयद की गई थी वो उठा ली गई। बिल्कुल, हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सही। अब जो SOPs आपने सितंबर के पहले हफ्ते में लागू करने हैं, क्या वो SOPs हफ्ते के अगस्त के पहले हफ्ते से लागू नहीं हो सकते? बिल्कुल। आपके इसमें क्या मंतक है कि आप मजीद जो है वो कमोबेश 2 महीने इदारों को बंद रखना चाह रहे हैं? अब मसला क्या है बुनियादी तौर पर? कल जब ये इजलास हुआ वफाकी वजीर की ज़ेर सदारत, पहले इजलास 2 को होना था, फिर उसको डिले किया गया और कल ये इजलास हुआ।
और उसमें चारों सूबों के जो वज़रा तालीम थे, हायर एजुकेशन के भी, स्कूल्स एजुकेशन के भी, उन्होंने भी शिरकत की। और मेरी मालूमात के मुताबिक जो वहाँ पर वज़रा की जानिब से दलाइल दिए गए वो ना अकल पर पूरा उतरते हैं, ना मंतक पर पूरा उतरते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खौफ के ऊपर वो दलाइल जो है वो उन्होंने दिए। और ज़ाहिरी बात है, जब फेडरल मिनिस्टर ने कोई डिसीजन करना है तो उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी देखना है, 18वीं तरमीम के तहत सूबों के इख्तियारात को भी देखना है, और फिर उनकी तजावीज़ को भी मानना है। सही। अगर ये वज़रा तालीम वहाँ पर फेडरल मिनिस्टर को इस बात पर प्रेशराइज मत करते कि हम जो है वो सितंबर में, पहले तो इन्होंने कहा कि हम खोलेंगे नहीं, फिलहाल अभी खोलते ही नहीं, फिलहाल अब हम खोलते ही नहीं, लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से या खुद फेडरल मिनिस्टर की जानिब से ये इंसिस्ट किया गया कि हमने SOPs बना के खोलने हैं, तो तब जाके इनमें कुछ लचक जो है वो दिखाई गई। और पंजाब के दोनों वज़रा जो हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही खौफज़दा हैं, और वो अपना खौफ जो है तालीमी इदारों पर मुंतकिल करना चाह रहे हैं और मुंतकिल कर चुके हैं। देखिए, आपने कहा है कि ये फैसला किया कैटेगोरिकली कि हम तालीमी इदारों को SOPs के तहत खोलेंगे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, और वो SOPs हम सख्त से सख्त तरीन और आलमी मयार के मुताबिक बनाएंगे। भाई SOPs आलमी मयार के मुताबिक यही बना लें कि दुनिया के जिन तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपने तालीमी इदारे ओपन किए हैं, उन्होंने किन SOPs के तहत ओपन हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। मैं तो बार बार ये कहती हूँ ना कि अगर आप कोई भी चीज जो है वो कोरोना की सूरत हाल के बाद जो है वो रीओपन करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें मौजूद हैं, हम उनसे भरपूर फायदा देखिए, वो SOPs उठाएं, उन SOPs को रेप्लिकेट करें और तालीमी इदारे अगस्त के पहले हफ्ते से खोल दें। आपने पहले जो तालीमी इदारे बंद किए, ठीक है, उस वक्त इब्तिदा में बहुत ज्यादा दबाव था, वो फैसला करना पड़ा, पूरी दुनिया में हुआ, आपने भी कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया वो फैसले वापस ले रही है, तो आप भी फैसले वापस ले लें। मुझे ये वज़रा तालीम से मेरा यही सवाल है कि जनाब, क्या SOPs अगस्त के पहले हफ्ते में नाफिजुल अमल नहीं हो सकते, या आपकी नीयत का मसला है? आपके इस फैसले की वजह से इनको इस बात का इदराक होना चाहिए, इनको इस मीटिंग में डिस्कस करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया, कि अगर 2 महीने हम मजीद ताखीर करेंगे तो तालीमी इदारों में बच्चों की तालीम का क्या हर्ज होगा। वो निजी तालीमी इदारे, स्कूल्स और कॉलेजेस जहां पर असातिज़ा मुलाजमतें करते हैं और मुलाजमीन काम करते हैं, जिनको मुलाजमतों से फारिग किया गया है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और फिर ऐसे स्कूल्स, बिलखसूस जो छोटे स्कूल हैं, जो किराए की बिल्डिंग्स में मौजूद हैं, वो अपनी जेब से किराया दे रहे हैं और वो मुसलसल देते चले जा रहे हैं। मैं कोई हमदर्दी नहीं कर रहा किसी के साथ, ग्राउंड रियलिटीज हैं ये। लोगों को जब उनको आपने मजीद 2 महीने के लिए अंडर प्रेशर कर दिया। आप देखिए कि अगर आप ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर फैसला करते तो ये फैसला हो जाना था कि अगस्त में या मिड अगस्त के बाद जो है वो तालीमी इदारे खोल लें। फिर आपने इम्तिहानात, अभी इम्तिहानात की तो बात ही नहीं हो रही, आपने कह दिया ठीक है जी, हम इम्तिहानात की भी इजाजत देंगे, SOPs के तहत होंगे। ये फैसला जो है, अब क्योंकि इजलास हो गया, बड़ी मुश्किल से इजलास हुआ है, ऑनलाइन इजलास था, अब ये फैसला कर चुके हैं, अब ना इसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स इंटरवीन करेंगे, ना कोई और इंटरवीन करेगा। हम बहरहाल ये कह रहे हैं कि आपका ये फैसला अकल, मंतक और ग्राउंड रियलिटीज के बिल्कुल खिलाफ है। इसमें आपकी जाती कोई मंशा है, आप जाती तौर पर जो है। सुमरू साहब, मुझे ये बताइएगा, जब इस तरह के फैसले होते हैं, जब इस तरह के इजलास होते हैं, जो एक्चुअली ये लोग वाबस्ता हैं, स्कूल मालिकान, जिनके तहफुजात जो सामने आ रहे हैं, क्या इनको लूप में लेने की कोशिश नहीं की जाती, इनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की जाती? ना, मैं आपको एक बात बताऊं, चाइना में ब्रेक थ्रू वहां हुआ ना सबसे बड़ा। बिल्कुल। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े इज्तिमात पे खास तौर पर पाबंदी है ना। आपका हज बड़ी हमारे पास एग्जाम्पल है कि उसके ऊपर आप एक बड़ा इज्तिमा नहीं कर रहे, रोक दिया आपने। सही। चाइना में कल से, यानी 7 जुलाई परसों से उनके इम्तिहानात का आगाज हुआ है, और उन इम्तिहानात में पूरे चाइना से 1.25 करोड़ के करीब जो तलबा और तालिबात हैं वो इम्तिहानात दे रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दी, बिल्कुल, कि इतना बड़ा इज्तिमा और उस इज्तिमा में तलबा SOPs के तहत इम्तिहानात दे रहे हैं। ये फैसला उन्होंने क्यों किया है? बिल्कुल। जो, और वो सिर्फ 1 महीना लेट है इसमें, ये इम्तिहानात उनके जून में होने थे और वो इम्तिहानात जुलाई में ले रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हुआ है? हमारे यहाँ आपने इम्तिहानात पोस्टपोन किए, फिर आपने कहा कि सारे बच्चे प्रमोट हो गए, फिर हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, फिर कानूनी पेचीदगियां हो गई। आपने तो इतने भोंडे किस्म के जो हैं वो फैसले किए हैं, जिससे तालीमी सिस्टम का पूरा साइकिल भी ब्रेक किया है,
तलबा और तालिबात का तालीमी नुकसान भी किया है, बिल्कुल। तालीमी इदारों को मुआशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर बदहाल भी कर दिया है। वो सर्कल दोबारा कितने सालों में बनेगा, इससे आपको कोई सरोकार नहीं। और फिर जो गैप आया है ये कब फिल होगा, इससे बिल्कुल सही कह रहे हैं। कब बनेगा? जो इम्तिहानात अब नहीं हुए, नए एडमिशन कब होंगे? नए एडमिशन तो उस वक्त होंगे ना कि गुज़िश्ता जमातों के यानी इंटरमीडिएट के इम्तिहानात होंगे, फिर एसोसिएट डिग्री यानी बीए की सतह के इम्तिहानात होंगे, फिर उनके नतीजे आएंगे, फिर वो होगा। आपने तो पूरा साइकिल तोड़ दिया। अगर आपको इसकी फिक्रमंद होते। जहां पर हम ये बात कर रहे हैं, इस तरह के फैसलों के जो असरात नजर आ रहे हैं, वहां पर एक असर ये भी हमारे सामने है जी। कोरोना के बायस जो निजी स्कूल की बंदिश की गई है, उसके बायस निजी स्कूल माली बहरान का शिकार हैं। और पहले दिन से हम कह रहे हैं यही चीज कि निजी स्कूल मालिकान जो है वो बार बार ये चीज अपनी रिकॉर्ड भी करा रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार होते चले जा रहे हैं। देखिए ना, मैं निजी स्कूलों के ऊपर हमेशा तनकीद करता रहा हूँ। एक उनका पॉजिटिव ये भी है कि निजी स्कूल्स की जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, वो मोर देन 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो निजी तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, बिलखसूस निजी स्कूल्स के अंदर। अब वो आपकी पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं। अब उनके अंदर बेशुमार मसाइल हो सकते हैं, क्वालिटी के हो सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर पे हो सकते हैं, या दीगर मामला हो सकते हैं, वो एक अलग बहस है। बिल्कुल। लेकिन वो स्कूल्स जो छोटे स्कूल्स हैं, जिनकी फी की रेंज जो है वो 2000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक है, उनकी इमारतें किराए पर हैं, उनके मुलाजमीन, उनके असातिज़ा उस पूरे सिस्टम के चलने की वजह से चलते हैं। आपकी बिल्डिंग्स के किराए नहीं जाएंगे तो बिल्डिंग्स बंद होंगी, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आप अपने असातिज़ा को तनख्वाह नहीं दे सकते। अब हुकूमत ने यह फैसला किया था, पंजाब हुकूमत ने, कि निजी तालीमी इदारे हफ्ते में 2 दिन जो है वो फी कलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, मंडे और ट्यूसडे को आपने 2 दिन दे दिए, बाकी पूरा हफ्ता क्या आप नहीं दे सकते? वो उससे फी कलेक्शन ही नहीं होती। वो फी कलेक्शन इसलिए नहीं होती कि वो 2 दिन में जो नहीं आया, आगे स्कूल ही बंद है। अब पेरेंट्स जो है वो फिर अगले हफ्ते जाएंगे। उसका पूरा आपने सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया है। और इसके बरह रास्त जो जिम्मेदार हैं वो वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास हैं, और उसके साथ वजीर हायर एजुकेशन भी हैं कि इनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेन देन नहीं है कि वो तालीमी इदारों के स्टेक होल्डर जो मालकान हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करते, उनसे पूछते, क्योंकि इसका असर सिर्फ तालीमी इदारों के मालकान पे नहीं होता, अल्टीमेटली पेरेंट्स पे भी जाता है, जिनको ये कह दिया जाता है कि अगर फीस हुई अब आपने फाइन के साथ फीस पे करनी है। एक तो पेरेंट्स के ऊपर, अब फी कलेक्शन नहीं हो रही तो आप असातिज़ा को पैसे नहीं देंगे। बिल्कुल। आपने ये हुक्म तो सादिर कर दिया है कि असातिज़ा की तनख्वाहें नहीं रुकनी चाहिए और फीसें भी जो है वो कलेक्ट हों, लेकिन आपने उसका मैकेनिज्म ही नहीं बनाया, आपने सिस्टम ही नहीं बनाया। तो उस सिस्टम को ना बनाने का जिम्मेदार आप हैं, बरह रास्त आप हैं, क्योंकि आपकी इमा पर फैसले किए गए हैं। और ये कल का जो ये फैसला हुआ है, ये भी इनकी इमा पर हुआ है, कि इनकी ख्वाहिश पर हुआ है। इन्होंने कोई ग्राउंड रियलिटीज, फैक्ट्स कुछ नहीं रखे, ना तो साइंटिफिक स्टडीज रखी हैं, ना इन्होंने वहां पर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें रखी हैं इजलास के अंदर, और ना ही इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इससे हमारा मजीद कितना नुकसान होगा। इन्होंने अपनी जाती ख्वाहिश की बुनियाद पर और महज इस बुनियाद पर, अच्छा एसओपीज में हमें क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए, हमें मास्क शामिल करना चाहिए, हमें सैनिटाइजर शामिल करना चाहिए, हमें यहाँ पर ले आए हैं वही एसओपी हैं जो आपने बाजारों में इंप्लीमेंट किए, मार्केटों में इंप्लीमेंट किए, वही एसओपी हैं। नया क्या है? आप देखें ना कि वही बातें आप इजलास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकी इमा पर हुआ है और ये बराह रास्त इसके कसूरवार है। और स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और जो एकेडमिक कम्युनिटी है वो इनको अकाउंटेबल ठहराएगी कि आपके इस फैसले की वजह से क्या नुकसान हो। बिल्कुल आपने सही कहा। नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, माली बहरान की बात करेंगे। अब ये माली बहरान कैसा है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर मेरे पास है। माली बहरान की मैंने बात की थी, असातिज़ा की 70,000 खाली आसामियों पर 2 साल तक भर्ती नहीं होगी, ये खबर है हमारे पास और सुमरू साहब के पास उनकी चाय भी मौजूद है। अब आपका गिला दूर हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अब देखें, चाय जो है ना वो एक रिपोर्टर बिलखसूस जर्नलिस्ट के लिए ना ये एक ईंधन का काम करती है, इसी की बुनियाद पर हम चलते हैं सारा दिन। अब सुबह सुबह ही आप ईंधन जो है वो बंद कर दें तो फिर हमारा दिन कैसे? नहीं जी, नेक्स्ट टाइम हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। खबर की तरफ आ जाते हैं जी। देखिए, बात यह है कि तालीम जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना पॉलिटिकल स्लोगन दिया था ना मंशूर के अंदर, उसमें 2 चीजें सर फहरिस्त थी, एक तालीम और दूसरी से। जब भी कोई ये बात करता है ना स्लोगन की, मंशूर की, तो आप मुझे हंसी आती है इस चीज। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी 2 ये चीजें थी तरजीहात में, कि हम जो है ना तालीम हमारी तरजीह में है और सेहत हमारी तरजीह में है।
लेकिन वो शायद ये साथ लिखना भूल गए कि तरजीहात में यह है कि इन दोनों की तबाह व बर्बादी करनी है, बेड़ा गर्क करना है दोनों और हमारी ये तरजीहात हैं कि हमने इन दोनों शोबों को नहीं छोड़ना। बाकी तो शोबे दूर की बात है, ये शोबे हमारे रडार पर हैं और हमने जितनी तबाही फेरनी होगी फेरेंगे। देखिए, स्कूलों के अंदर जो असातिज़ा हैं, जब आप उनकी रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, एक तरफ आप ये कहते हैं कि बेरोज़गारी है, तालीम याफ्ता नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं या वो बैरून मुल्क चले जाते हैं, दूसरी जानिब उनको रोज़गार फराहम करने के लिए जो बजटेड पोस्ट हैं, देखिए जब पोस्ट वेकेंट होती है तो वो बजटेड पोस्ट होती है, उसके अगेंस्ट बजट एलोकेट होता है और वो बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है जब स्कूल डिपार्टमेंट को जारी होता है वो। तो आपने उन बजटेड पोस्ट के ऊपर सिर्फ एक प्रोसेस चलाना है और प्रोसेस के तहत रिक्रूटमेंट करनी है। सही। आपने पाबंदी लगा दी कि अब हम जो है ये जो 70,000 असामियां हैं, खाली असामियां, इस पर आइंदा 2 साल तक पाबंदी रहेगी, हम इस तो फिर वो बजट कहाँ जाएगा सुमरू साहब? बजट फिर जाएगा आपके दूसरे मामलात के अंदर। आप जहां उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप एंड टाइम पर जब माली साल खत्म होने लगेगा, अब ये जो पाबंदी लगाई गई है वो बजट दूसरे मामलात में डाइवर्ट किया जाएगा, क्या ये मामला जरूरी नहीं समझा जाता? मैं बता तो रहा हूं मैं आपको, तालीम उनकी तरजीहात में है ही नहीं। वो तरजीहात यही है जो अभी शुरू में मैंने बात की है कि हमने तबाह बर्बादी करनी है। आप देखिए, हायर एजुकेशन को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की मिसाल आपके सामने है कि उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पास इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई पैसे टैडी आना नहीं दिया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। दीगर सरकारी यूनिवर्सिटीज का भी यही सूरत हाल है। हायर एजुकेशन कमीशन के फेडरल लेवल पे बजट के ऊपर आपने कट लगा दिया। हायर एजुकेशन को भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन को भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और ये इनका एक पर्टिकुलर एजेंडा था जिस पे पूरी कौम ने धोखा खाया, और उस धोखे का जो है वो खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आज स्कूलों की हालत देखें। एक तो है ना डेवलपमेंट बजट तो वैसे ही आपका ओवरऑल स्कूल एजुकेशन बजट का 30% भी नहीं होता। हम तो डेवलपमेंट बजट की बात ही नहीं कर रहे। ये तो वो बजट है जो बजटेड पोस्ट है। अगर आपने इसके ऊपर नहीं करनी थी, रिक्रूटमेंट पे पाबंदी लगानी थी, तो फिर बताइए कि इसका बजट जो है वो आपने क्यों मुंतकिल किया, डॉक्यूमेंट के अंदर क्यों रखा है वो बजट? वो बजट आपको रखना नहीं चाहिए था डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि बजट जब तक सैंक्शन पोस्ट होती है बजट उसके एलोकेट होता है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को भी इसका कानूनी मामले का पता है और जो मुतलका महकमा है वो भी इसका ख्याल रखता है। अब आपने किस कानून के तहत पाबंदी लगाई है? मेरा ख्याल में किसी को उठना चाहिए और हुकूमत के इस फैसले के ऊपर जाके कोर्ट के अंदर रिट करनी चाहिए और कोर्ट से ये फैसला लेना चाहिए कि आपने ये किस कानून के तहत जो है वो लोगों को बेरोजगार रखने के लिए ये आपने फैसला किया है। आपका माली बहरान जो है वो आपने कफायतशारी मुहिम का जो ऐलान किया था, नारा लगाया था, वहां पर आपका माली बहरान था। अब तो आपके पास बाहर से एड भी आ गई, आपको कफायतशारी मुहिम की आप बात कर रहे हैं, तो आपने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, आपने जो है वो पेंशन में इजाफा नहीं किया, तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। बजट आपको जो बजट डॉक्यूमेंट बनाया उसके लिए आपको बाहर से कर्जे भी आपने हासिल कर लिए। वो कर्जे आपने फिर किस लिए हासिल किए हैं? अगर वो आपने डेवलपमेंट बजट के ऊपर या सैलरी बजट के ऊपर खर्ची नहीं करने तो वो कर्जे क्यों हासिल किए हैं? कर्जों के ऊपर सूद तो आपने देना है। एक तो कर्जा वैसे ही लानत है, आपने वो लिया, अब उसके ऊपर सूद भी देंगे, लेकिन उस कर्जे की यूटिलाइजेशन जो है वो आप कर नहीं रहे। आप जब वो उसको कर नहीं रहे तो उसका बोझ भी तो कौम के ऊपर है ना। उसका जिम्मेदार जो है वो भी तो मुस्तकबिल में कौम ही होगी, क्योंकि आपने चले जाना है। माजी की हुकूमतें जो कर्जे लेती रही हैं वो अब आपके गले में है, आप जो कर्जे ले रहे हैं वो दूसरी आने वाली हुकूमत के गले में होंगे, और उसका जो और ये हमेशा से चलता आ रहा है। अगर अब बार बार अपने मामलात से बरी जिम्मा होने के लिए ये कहा जाए कि माजी की हुकूमत के कर्जे थे, तो हर हुकूमत में ये होता है कि पिछली हुकूमतों के कर्ज आने वाली नई हुकूमतों को चुकाने पड़ते हैं। अब ये कोई नई बात नहीं रह गई है। मुझे सिर्फ अब ये अगली खबर की तरफ जाना है और मुझे ये बताएं, ये करोड़ों के फंड्स के बावजूद स्कूल सोलर पर मुंतकिल अब क्यों नहीं हो सके हैं? इसकी अब क्या वजह है? देखिए जी, ये वज़ीर तवानाई के साथ हमारी मुलाकात हुई है गुज़िश्ता हफ्ते। उन्होंने ब्रीफिंग दी हमें कि हम जो तालीमी इदारे हैं उनको सोलर पर मुंतकिल कर रहे हैं। सही। और उन्होंने कहा जी हमने 700 के करीब स्कूल्स जो हैं उनको मुंतकिल कर दिया है। अब हम अगले फेज़ में कॉलेजेस करेंगे और यूईटी को भी उन्होंने मुंतकिल करने के लिए प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया है। तो ये प्योरली मनसूबा जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के महकमा तवानाई का है। सही। अब मैं आपको इसमें बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ। तवानाई पर मुंतकिल, सोलर तवानाई के ऊपर मुंतकिल करने के इस मंसूबे के ऊपर पंजाब हुकूमत के कोई पैसे नहीं लगने।
क्योंकि ये कंपनियों ने बनाने हैं। अच्छा, तो इसके और बावजूद कंपनियों ने बना के मुंतकिल ना करने की वजह? उसकी वजह ये है कि जब आप कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, सही, कंपनियों को काम करने की इजाजत नहीं देंगे, आप जब तक वो सोलर पैनल उनको की फैसिलिटेशन के हवाले से उनको हुकूमती सतह पर जो है वो सहूलत नहीं फराहम करेंगे, तो वो कंपनियां कैसे काम करेंगी? आपने कंपनियों को आपने उस प्रोसेस को इनिशिएट नहीं किया, आप उसके अंदर खुद सुस्त रवि का मुजाहरा करेंगे। यानी इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुद ही ये काम नहीं करवाया? मैं बता रहा हूँ ना, देखिए हमने सवाल किया वजीर तवानाई से कि यूईटी का जो आपने ये सारा मंसूबा इसको सोलर पे मुंतकिल कर रहे हैं, 1.3 मेगावाट का ये मंसूबा है, तो आप बताइए कि इसके ऊपर हुकूमत पंजाब के कितने पैसे हैं? सही, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा हुकूमत का, यूनिवर्सिटी का एक टेडी पैसा नहीं लगना इसके ऊपर, सारे पैसे कंपनी ने लगाने। कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट है, वो कंपनी लगा के बिजली जो है ना वो फराहम करेगी और बाकी बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड ट्रांसमिशन के अंदर मुंतकिल करेगी और वो बिजली हुकूमत को फरोख्त करेगी, सस्ती बिजली फरोख्त करेगी जिसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। अब बताइए कि हुकूमत ने पैसे भी नहीं लगाने और उसके बावजूद मंसूबा जो है वो नहीं हुआ, तो फिर अदालत ने तो पूछना है। और स्कूलों के अंदर तो बिजली की फराहमी का सबसे ज्यादा मसला है, क्योंकि वहां पर लोड शेडिंग के दिनों में कोई मुतबादिल जरिया ही नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये काम नहीं किया जा रहा। सुमरू साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अब जी। तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से। फ्लैट्स की तामीर का मास्टर प्लान तैयार करने का हुक्म दे दिया गया है। फाइनली आपको कुछ होता नजर आ रहा है सुमरू साहब? देखिए, इन्होंने इस बजट से भी पहले ये अनाउंस किया था और ये गवर्नमेंट का ये बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके बकौल ये उनका विजन है और वो चाहते हैं लोगों को मुझे हंसी आ रही है, बकौल आपने पहले बता मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि उन्होंने पहले ये भी कहा था कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को रोजगार दूं और 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वो रोजगार क्या देना है, उन्होंने बेरोजगारी शुरू कर दी है। अब उन्होंने कहा हम लोगों को घर देंगे जो कि महदूद आमदन के हैं या मुतवस्सित घराने हैं या लोअर मिडिल क्लास है, उनको हम फ्लैट्स बना के देंगे। तो ये भी उनका विजन है। अब मुझे नहीं पता इसके ब्रैकेट्स में क्या बातें हैं या इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्या है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन कल एलडीए के वाइस चेयरमैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, उसमें खुशाइन बात यह है कि मास्टर प्लान फौरी तौर पर तैयार करने की हिदायत की गई है और 11 जुलाई तक वो मास्टर प्लान जमा कराने का हुक्म दिया गया है जो मुतलका कंसल्टेंट हैं, जो कंपनीज हैं। तो क्या इससे समझे कोई उम्मीद की किरण नजर आई है जिन लोगों को उम्मीदें दिलाई गई थी? मुझे बताइए कि 1-2 दिन में कैसे मास्टर प्लान तैयार होगा? मास्टर प्लान आप 2 दिन में तैयार करेंगे? ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि आप 2 दिन के अंदर मास्टर प्लान करेंगे, फिर इंजीनियरिंग फॉल्ट्स आ जाएंगे, फिर कहेंगे इसको इसके अंदर तब्दीली करें, फिर आपकी जो एस्टिमेट्स जो हैं वो अगर मिसाल के तौर पर 1 अरब है, फिर बढ़ के वो 1 अरब 20 करोड़ हो जाएगा क्योंकि आपने इंजीनियरिंग फॉल्ट्स को दूर करना है। फिर वही हाल होगा जो BRT का हो रहा है, जो पेशावर मेट्रो बस का हो रहा है कि आपने वहाँ पर स्टार्ट में उसका मास्टर प्लान बनाया, बाद में पता चला जी यहाँ से तो गाड़ी मुड़ नहीं सकती, ये तो ब्रिज गलत बन गया है, ये तो रोड गलत बन गई है, फिर आपने उसकी तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो मेरा ख्याल में वक्त देना चाहिए था, इतनी जल्दी जो है वो नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर मास्टर प्लान पहले से तैयार है, क्योंकि खबर के मतन के मुताबिक जो है हदफ दिया गया है, टास्क दिया गया है कि आप 11 जुलाई तक इसको जमा कराएं, तो इसका मतलब है कि वो अभी मास्टर प्लान बनाएंगे। अगर उन्होंने पहले से मास्टर प्लान तैयार कर रखा है फिर तो ठीक है, अगर पहले से तैयार नहीं कर रखा और 2 या 3 दिन के अंदर तैयार करना है तो मेरी राय के मुताबिक ये फैसला दुरुस्त नहीं है। ये इसके अंदर इंजीनियरिंग फॉल्ट्स रह जाएंगे, जितनी बहुत बड़ी मर्जी कंपनी हो। ये कोई एक 5 मरले का घर का नक्शा नहीं है, 5 मरले के घर का नक्शा नहीं है। वो भी जब बनता है तो उसके बाद भी उसके अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स उस ज्योग्राफिकल लोकेशन के मुताबिक। चलिए, हमें जल्दी कुछ होता नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो लेकिन देखें ना, ठीक है करें वो, हम ये नहीं कह रहे कि वो ना करें, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इतनी जल्दी भी ना करें कि उसके अंदर फॉल्ट्स रह जाए। जो अहदाफ और टारगेट्स आपने दिए हैं, आपने जल्दी करने की बात की, जल्दी करने वाली जो चीज है वो भी डिस्कस कर लेते हैं जिसको अब वाकई जल्दी कर लेना चाहिए, और वो है महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर पर नमक, सुर्ख मिर्च और इलायची 30 रुपए तक महंगी कर दी गई है। ये यूटिलिटी स्टोर बंद क्यों नहीं कर दिए जाते जब आपने हर रोज हर चीज महंगी ही करनी है? अब कभी मैंने नहीं सुना कि नमक भी महंगा हुआ है।
यूटिलिटी स्टोर का रमज़ान पैकेज के अंदर आपको पता है इनका कितना प्रॉफिट था? सिर्फ रमज़ान के अंदर, सही, रमज़ान में इनका प्रॉफिट 7 अरब रुपए से ज़्यादा था। और रमज़ान में क्या? यूटिलिटी स्टोर। अभी हमने रमज़ान में खबरें दी कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया भी वहाँ पर दस्तयाब नहीं है, बिल्कुल। इसके बावजूद प्रॉफिट देखें, तो ये बंद करने की तरफ जा नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर आपकी टॉप की, यानी बंद नहीं किया जाएगा, हर रोज चीजें महंगी की जाएंगी, चीजें महंगी की जाएंगी, चीजें शॉर्ट की जाएंगी, चीजें पहुंचाई नहीं जाएंगी, जो मेन डिपो है वहां से मुंतकिल नहीं की जाएंगी, चीज़ों की खरीदारी के प्रोसेस को स्लो किया जाएगा, और मुख्तलिफ ये जो इंतज़ामी गफलत है उसका मुजाहरा ये किया जाता रहेगा, और ये हमेशा किया जाता रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स के इस प्रोजेक्ट को तो तहरीक इंसाफ को अपने मंशूर के मुताबिक एक्सपैंड करना चाहिए था, इसकी दुकानों में इजाफा करना चाहिए था, इसकी तादाद बढ़ानी चाहिए थी, वो कुछ नहीं कर रहे, बल्कि जो है यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो बुनियादी चीज़ें जो शहरियों को मिलनी चाहिए उसकी फराहमी। अब मुझे पता क्या चीज़ जो है वो वाज़ेह होती जा रही है कि आपकी ईद कुर्बान जो है वो करीब आती जा रही है। आपने पहले से ही जो है वो एक बेस बनानी शुरू कर दी है चीज़ें महंगी करने की। ये वो चीज़ें हैं जो कि ईद के करीब जो है, या ईद के दिनों में या ईद के बाद भी लोगों के, क्योंकि पकवान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। देखिए ना, बड़ी सादा सी बात है, हुकूमत ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, सही, माली बुरहान है, हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, सही, हम पेंशनर्स की पेंशन नहीं बढ़ा सकते, सही, ठीक हो गया। अब हुकूमत के पास पैसे नहीं है तो खरीदार के पास पैसे कहां से आएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। आपने तनख्वाहें बढ़ाई नहीं, आप महंगाई कर रहे हैं, और कितनी आप तनख्वाहें खरीद लेंगे, अल्टीमेटली जेब खाली होगी। तनख्वाहें बढ़ाई नहीं है और सरकारी पॉइंट के ऊपर आप प्राइसेस में इजाफा कर रहे हैं, बिल्कुल, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट हासिल करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वो गरीब, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर तो वो गरीब आदमी खरीदारी के लिए जाता है जिसकी माहाना आमदन जो है वो 12,000, 15,000, 20,000 से नीचे होती है, वो वहां से उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है, वो वहां से महीने का राशन ले लेता है। आपने उसकी जेब पे डाका डालने का ये प्लान किया है कि चीज़ों की, अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। मेरा ख्याल में इसके ऊपर अगर वज़ीर आज़म के नोटिस में नहीं है तो वो इस पर नोटिस लें, और सिर्फ नोटिस नहीं होना चाहिए बल्कि इस पर जो है वो इंक्वायरी इब्तदाई तौर पर होनी चाहिए कि इसके पीछे मकासद क्या है, क्यों कीमतें बढ़ाई गई हैं। साहब कहाँ आप नोटिस दिलवाएंगे? यहाँ तो टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज सभी कुछ महंगा है, ये बेसिक चीजें। अब यहाँ किसने नोटिस लेना है? देखिए, हुकूमत की जो एग्जीक्यूटिव होती है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इन्होंने नोटिस लेके सिर्फ एक दो अल्फाज मुंह से निकालने होते हैं कि मैंने इस पर नोटिस लिया, मुझे इस पर रिपोर्ट पेश करें, बस। ना इन्होंने रिपोर्ट बनानी है, ना इन्होंने सर्वे करना है, ना इनका कोई लेना देना, इनके पास रिपोर्ट बन के आ जाएगी, उसका फिर ये तज्जिया कर लें। मतलब इतना काम तो कर सकते हैं कि अगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो आप कम अज कम जो है उस पर नोटिस लेके मुतलका इदारे से इंक्वायरी करा लें, कोई कमेटी बना दें, कुछ ना कुछ करें तो सही ना। आप कहें कि हमारे कानों के अंदर जो है वो शीशा डला हुआ है, हमें तो ना कुछ सुनाई देता है और ना कुछ दिखाई देता है, हम तो है बस ठीक है वो चुप करके अपनी हुकूमत करेंगे, तो ऐसे नहीं होता। पब्लिक को आपने रिलीफ फराहम करना है। पब्लिक का मैंडेट इसलिए जो है वो आपको मिलता है या दिया गया है कि आप उनको रिलीफ फराहम करें। अब आप बुनियादी अशिया ज़रूरिया या मार्केट या मंडी या आपके इतवार बाजार, वहाँ की कीमतों को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर यही है कि आप कीमतें, अच्छा एक तरफ तो कीमतें बढ़ने का मामला है, दूसरी तरफ जो आपकी अपनी जारी करता कीमतें होती हैं उस पर भी अमल दरामद नहीं करा सकते। बिल्कुल, उस पर अगर अमल दरामद हो तो आपको यही तो बड़ा सवाल है। यही तो शहरी कहते हैं कि चले महंगी हैं, जो महंगी अशिया आप लिस्ट बना के भेज रहे हैं, आप उन्हीं पर अमल दरामद कर ले। सुमरू साहब, मैं अगली खबर की तरफ आऊंगी। आटे और चीनी की सप्लाई रोकने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। इस कार्रवाई का क्या फायदा होगा, मुझे सिर्फ ये बता दें। आटा महंगा हो गया है, चक्की पर भी महंगा हो गया है, और थैला भी जो है वो महंगा हो गया, कीमत में इजाफा हो गया। सही, वजीर साहब हों या ये एग्जीक्यूटिव की हिरारकी हो, इनको इससे कोई सरोकार नहीं होता, इनकी जेबें इतनी हल्की नहीं होती कि इनको इस बात पे परेशानी होना शुरू हो जाए। कार्रवाई का हुक्म ये वही बयान है जो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से जारी किए जाते हैं। ठीक, नोटिस ले लिया, कार्रवाई का हुक्म, छोड़ेंगे नहीं,
माफिया को नहीं छोड़ेंगे, यानी अवामी जेबों पर ज़बानी जमा खर्च। देखिए वजीर को चाहिए था वो इजलास में कहते कि जनाब हमने ये इतनी मिलें आइडेंटिफाई की हैं और इनको हम नोटिस भेज दिए हमने। सही। ये है कार्रवाई। कार्रवाई का हुक्म ये क्या है? ये तो आपने खबर बनाने के लिए, अपनी खबर को बड़ा करने के लिए, देखे ना, खबर को बड़ा करने के लिए जो है ना, आप ये आजमुदा नुस्खा है कि आपने कोई इस तरह का हुक्म जारी कार्रवाई का हुक्म दे दिया, हिदायत जारी कर दी। ये क्या है? ये आपका कोई वो नहीं है इसके। अच्छा, अगर इसका सहाफती असूलों के ऊपर भी इसका तहलील तज्जिया किया जाए तो ये उसके मेयार पर भी नहीं उतरती। बिल्कुल सही कहा कि आप जो है वो इस तरह को आप समझें कि हम इससे एक बड़ी खबर जो है वो हमारी बन जाएगी। तो खुदारा पब्लिक को रिलीफ फराहम करना है। जो मुतलका लोग पब्लिक का इस्तेहसाल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। बिल्कुल, हुक्म ना जारी करें, कर दें। सुमरू साहब, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैंने यहाँ सब्जियों की कीमतों की बात की है, टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, ये बेसिक चीजें हैं जो आप दाल बना लें, सब्जी बना लें, खाली आप आलू बना लें, ये चीजें आपने इस्तेमाल करनी ही करनी है। ये महंगी कर दी है, इस पे किसने नोटिस लेना है मुझे बता दें। इस पे नोटिस क्या, इस पे हुक्म होगा। नोटिस तो छोटी सी बात है ना, नोटिस तो होता है, नोटिस ले लिया, वो वाला हुक्म होगा जिसकी आपने पहले बात की है। इस पे हुक्म होगा, फिर अखबारात में सुर्खियां लगेंगी और फिर 15 दिन बाद फिर हुक्म होगा, फिर अखबारात में सुर्खियां लगेंगी और फिर आज आखिरी दिन होगा हुकूमत का, फिर कोई हुक्म होगा, फिर हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये हम देख रहे हैं। मैं तो अपनी 12-13 साल सहाफती करियर के अंदर देख रहा हूँ कि ये हुक्म ऐसे सादिर होते रहते हैं। इन हुक्म का आवाम को रिलीफ फराहम करने से कोई सरोकार नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। और ये एकामात आपने 5 साल का तज्जिया कर दिया है। हाँ, क्या होगा? ये ऐसे ही होना है। ये ऐसे अब तक ऐसे किया है, मुस्तकबिल में भी ऐसे होगा। देखिए, आपने कहा हमने शुगर माफिया को पकड़ लिया, हमने रिपोर्ट्स ला दी, हमने सारा कुछ कर दिया, क्या हुआ? चलो, आप तो नोटिस और हुक्म से भी अगली बहुत अगली सतह की बात थी, उस पर क्या किया? कुछ भी नहीं। उसकी वजह यह है कि बजाय अवाम को रिलीफ मिले, चीनी सस्ती हो, चीनी मजीद महंगी हो गई। आपने चीनी महंगी करा दी, चीनी सस्ती होने के बजाय। आटा जो है वो आपने महंगा करा दिया। आपने गंदम की खरीदारी जो है वो 1450 रुपए फी मन खरीद के उसको आपने मिलों को सस्ती गंदम फराम की, लेकिन वो आगे आटा पब्लिक को महंगा बेच रहे हैं। आपने कहा हम इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, फिर आप कह देते हैं जी माफिया को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम साहब की स्टेटमेंट आ जाती है कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर वो बात सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में दब के रह जाती है। आपको पता है ये क्यों सिर्फ स्टेटमेंट्स तक होती है? क्योंकि ये उस कार्टेल का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक में मुझे जाना है, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अभी हम जिक्र करेंगे कल जो गुलबर्ग के इलाके में वाकया पेश आया। हमने देखा खातून ने ट्रैफिक वार्डन के साथ बदतमीजी की। सबसे पहले वो वाकया था, आपको दिखाते हैं। भेज के दिखा मुझे लेडीज कांस्टेबल। मैं अभी कॉल करती हूँ लेडीज कांस्टेबल। हाँ, मैं अभी कॉल करती हूँ। किसको करती हूँ ये तुम सोच करो। जी, तो ये गुलबर्ग के इलाके में गुज़श्ता रोज़ तमामा पेश आया और असल वजह ये थी कि रॉन्ग पार्किंग पर ट्रैफिक वार्डन की जानिब से रोका गया, जिस पर खातून की जानिब से बदतमीज़ी भी की गई, धमकियां भी दी गई, वायरलेस सेट भी छीनने की कोशिश की गई और साथ ही साथ हमने देखा कि खातून की जानिब से रवैया जो था वो इंतहाई अफसोसनाक था। सुमरू साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मुसलसल हमें ऐसे वाक़यात मिल रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कि ख़वातीन की जानिब से ये रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं और ये वो ख़वातीन हैं जो तालीम याफ्ता ख़वातीन हैं, बिल्कुल, जो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती हैं। फिर यही वजह बन जाती है ना, आप दौलत के साथ चढ़कर ये सब कुछ करते हैं। दौलत नहीं है, दौलत का मसला नहीं है। ये बुनियादी तौर पर घर के मर्दों का मसला है ये कि घर के मर्द जब अपनी ख़वातीन की तरबियत सही नहीं करेंगे, चाहे वो अहलिया हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, तो फिर इस तरह के वाक़यात हमें नज़र आएंगे। ये एक अमूमी रवैया है। जिस घर के अंदर ख़वातीन मर्दों पर हावी होती हैं और मर्द के कंट्रोल में नहीं होती, वो माशरे में हमें उनका ये अक्कासी नज़र आती है। अब देखिए, एक खातून की पहली गलती ये है, आप अगर स्पेसिफिक केस के ऊपर बात करें कि आपने रॉन्ग पार्किंग की, यानी कि रॉन्ग पार्किंग का मतलब जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसके खिलाफ वर्जी की।
तो आपका रवैया ये बजाय इसके पेशमानी हो, हाँ, आपका रवैया अच्छा तरीका ये सॉरी होना कर दें, आप आप माजरत अपनी करें, गलती मान लें, आपका माजरत अगर आपने चलान नहीं कराना तो माजरत करके आप अपनी गलती अच्छे तरीके से भी आप बात कर सकते हैं जब एक चीज नजर आ रही है कि गलती ही आपकी है। अब आपने पहले गलती की, कानून तोड़ा, फिर कानून शिकनी करने के बाद उस कानून के मुहाफिज वार्डन पर जो है आपने चढ़ाई की, सही, उसके साथ जो है वो बदजुबानी से पेश आई, सही, फिर यही नहीं, बदजुबानी तो पहला वो उसको कंडेम करना चाहिए, उससे अगले स्टेज पर आप गई कि आपने उसको धमकियां दी। सही, इस पे हम बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है सीटीओ सैयद हमाद आबिद साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कल वाकया पेश आया, सीटीओ साहब क्या कहेंगे इस तमाम तर वाकये पे आप? जी, मैंने आपकी अना सारी गुफ्तगू सुनी। इट्स अ वेरी कंडेमेबल इंसिडेंट और ये बेसिकली अगर इस एक इंसिडेंट को हम देखें तो इससे हम लोगों के अमूमी रवैयों से मुंसलिक नहीं कर सकते, बिकॉज एक इंडिविजुअल एक्ट है और उसमें हमें बहुत सारे और फैक्टर्स देखने होते हैं कि एक जिस तरह ये सोमो साहब ने कहा कि एक मुहाफिज है, रोड पे खड़ा है, अपनी ड्यूटी दे रहा है और अपनी गलती भी उनकी थी और उन्होंने ये तमाम रवैया अपनाया जो कि बहुत ही नामुनासिब था और काबिल मजम्मत था। लेकिन हमें ये देखना है कि इस तरह के इंसिडेंट्स क्यों होते हैं माशरे में हमारे। जिस तरह इन्होंने कहा कि जो खवातीन और मर्दों पे हावी होती हैं घरों में, मैं उससे डिसएग्री करूंगा क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हमें ये बहुत सारे ये भी देखने को मिलते हैं कि जिसमें जो मेल मेंबर, बहुत सारे नौजवान बच्चे ऐसे हमने देखे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, वो भी आए दिन इस तरह की इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो अगर हम एवरेज फाइन कलेक्शन देखें साल में लगभग अगर 3 बिलियन हमारे चालान होते हैं तो उसमें से ऐसे इंसिडेंट्स कम होते हैं, बट स्टिल होते हैं। तो ये नहीं होने चाहिए। उसकी बेसिक वजह ये है कि एक उस स्टेट ऑफ माइंड में इंसान होता है, कोई घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई सोशल कोई और इश्यूज चल रहे होते हैं, कोई और परेशानियां होती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो इंसान इस तरह रिएक्ट करता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हम कहें कि हमारा एजुकेशन का फुकदान है, ऐसा भी नहीं है। अगर यही वाली एक एज अ केस स्टडी हम ले लें तो ये शी बिलोंग्स टू एन एजुकेटेड फैमिली, घर में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बट स्टिल ये वाला रवैया हुआ। तो उसमें एक ही बात समझ आती है कि लोग अपने आप को बाय एंड लार्ज कानून से बालातर समझते हैं। बिल्कुल। और फिर जब उनको चेक किया जाता है, एक ह्यूमन नेचर भी है कि जब भी आप किसी के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, चेक करते हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इट इज ह्यूमन नेचर। सही। सीटीओ साहब मेरे पास वक्त कम है, मुझे बता दें इस पर कोई कार्रवाई आपकी जानिब से अमल में लाई गई है? जी, कार्रवाई जैसे ही इंसिडेंट हुआ उसके फौरन बाद FIR गुलबर्ग थाने में रजिस्टर हुई, गाड़ी को ट्रेस किया गया, सेफ सिटी के कैमरास की भी हेल्प ली गई, उसका एड्रेस देखा गया। गाड़ी जो है वो कल इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग ने अपनी तहवील में ले ली है। ठीक है। और अभी एफर्ट्स उनकी तरफ से ऑन है कि वो जो एक्यूज्ड हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। इसी के साथ साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इस तमाम फुटेज में भी आपने देखा कि हमारा जो ट्रैफिक वार्डन है फुरकान, उसने बहुत ही सब्र तहम्मुल, बुर्दबारी और पेशेंस दिखाई है, विच इज बहुत ही एक काबिल तहसीन बात है। और ये इस चीज की भी अक्कासी करता है कि हमारी जो एक एटीट्यूडनल चेंज के ऊपर फोकस हो रहा है, जो हमारे ट्रैफिक वार्डन को हम सिखा रहे हैं कि आपने सब्र का मुजाहरा करना, अपना इखलाक अच्छा करना है, तो ये भी उसका एक मुंह बोलता सबूत है। जी बिल्कुल, बिलाशुबा ये एक अच्छी मिसाल कायम की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीटीओ सैयद हमाद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद ये चीज़ें दिखाने का मकसद क्या होता है कि लोगों को ये चीज़ जो है पहुंचाई जाए लोगों तक कि हमारे रवैये जो होते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सोमरू साहब, जितना मर्जी आप तालीम हासिल कर ले, जब तक आपके रवैये अच्छे नहीं होंगे आप अच्छे शहरी भी नहीं बन सकते। देखिए, हम इस तरह के रवैयों को ना, जैसे सीटीओ साहब कह रहे थे ना कि जनरलाइज हम भी नहीं कर रहे, जनरलाइज कर भी नहीं सकते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके ये रवैये, तहजीब नफ्स की इब्तदा घर से होती है। बिल्कुल। और जब आपके घर के अंदर तहजीब नफ्स नहीं हुई तो उसके फैक्टर्स है ना, उसका मुआशी फैक्टर नहीं है महज, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। और उसको हमें डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्र साहब। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि हम अपने शो के थ्रू कोशिश ये करते हैं कि आपकी हर मसले को हल किया जाए, घर बैठे आपको बताया जाए कि आसान तरीके क्या हैं। अगर आपने शॉपिंग करने जानी है, अगर कोई आपकी ज़िंदगी में मसला चल रहा है तो उस मसले को आप किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक कुछ आप लोगों के लिए है, हमेशा ही होता है लेकिन कुछ मुनफरिद भी है, जिसमें हमने आपको बताना है कि किस तरह से आप
घर बैठे जो है मशहूर भी हो सकते हैं, अच्छे काम करके लोगों के दिलों में जगह भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त तरीका ये है पैसे कमाने का कि आप घर बैठ के काम करके किस तरह से पैसे भी कमा सकते हैं और लोगों को जो है वो ये बता सकते हैं कि आप में टैलेंट भी मौजूद है। इसकी बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल जिसका मैं आपके साथ अभी जिक्र करना चाह रही हूं, जिनको मैं खुद भी ऑफ एंड ऑन यूट्यूब पे सुनती भी रहती हूं, देखती भी रहती हूं, कहीं ना कहीं उनकी बातें हमारे ज़हनों में इस कदर असर कर जाती हैं कि एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें इंप्लीमेंट होती हमें इर्द गिर्द दिखाई भी दे रही होती हैं। जी, तो जिक्र मैं कर रही हूँ कासिम अली शाह साहब का, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। टॉपिक आज का हमारा होगा कि यूट्यूब पे आप किस तरह से घर बैठ के अच्छे मौजू का इंतखाब करके अपने आप को लोगों में रजिस्टर्ड करा सकते हैं और फिर एक जरिया ज़बरदस्त आप पैसे भी कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सब चीज़ें मैंने बताई हैं, इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल कासिम अली शाह साहब हमारे सामने मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा, ये सब कुछ मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। माशाल्लाह आपकी कामयाबी का ये सफ़र किस तरह से आपने तय किया है? अच्छा अन्ना, ऐसा है कि मैं इसमें कुछ चीज़ें वाज़िया करना चाहूँगा कि मेरा इस सारे काम से मशहूर होना या पैसे कमाना मेरा मकसद नहीं था। कम अज़ कम बिल्कुल बंदे को सच बोलना चाहिए। और जो मुझे पुराना जानते हैं, मेरे इस जर्नी में आज भी शामिल हैं, कई पुराने लोग हैं, कई टीम के लोग हैं, बिल्कुल सच्ची बात है कि मेरा ये मकसद नहीं था। ये उसका बाय प्रोडक्ट जरूर है। जो मेरा मकसद था वो इसके अलावा था, और वही मकसद हमेशा मैं तरजीह अव्वल पे रखता हूँ। इसको कहीं सेकेंडरी या थर्ड नंबर पे तौर पर आपकी गुफ्तगू, आपके अंदाज, आपकी बातों से नजर आ रहा है। मेरा मानना ये है कि आपका मिशन होना चाहिए। मिशन क्या है कि जो मेरा एक्सपोजर था लाइफ का, या मेरा तजुर्बा था, या जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उसमें बड़े बड़े मुश्किल फैसले और कासिम अली शाह साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको मिसाल बनाने का मकसद भी क्या था कि आज हम यूट्यूब पे अगर देखते हैं ना हमारी नौजवान नस्ल को, कोई मकसद नहीं होता, कोई मिशन नहीं होता, लेकिन क्योंकि मकसद एक सिर्फ ये होता है कि आपने पैसे कमाने हैं, तो वो चीजें भी शेयर करना शुरू कर देते हैं जो असल में हमारे माशरे में जो है वो बदमज़गी भी पैदा करती हैं और नेगेटिव चीजों का रुझान भी सामने आता है। अच्छा, अब देखिए कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं मेरे अंदर पक रही थी। मैं एक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। उस एक्सपीरियंस को फिर मैंने क्या शक्ल दी, ये बड़े ध्यान से समझना है आपने। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, वो केमिकल इंजीनियरिंग थी। उस जमाने में आज से 20 साल पहले मुश्किल से एडमिशन मिलता था। बिल्कुल आप सही। मेरा वो जमाना है जब एंट्री टेस्ट पहली या दूसरी दफा हुआ था, यानी एंट्री टेस्ट बहुत बड़ा एक हवा था। वो क्लियर करके आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हो। आपको यूनिवर्सिटी के पहले साल में आप क्लियर करते हो, आपको लगता है मैंने रट्टे लगाए वैसे ही। इस पढ़ाई में और एफएससी या मैट्रिक की पढ़ाई में कोई खास फर्क नहीं था। वही रट्टे, वही नोट्स, वही कंटीनों पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं, वही स्लाइडों, वही नंबर, सारा कुछ पास किया, साल खत्म हो गया। अगले साल भी इससे मिलता जुलता हाल था। मैंने ढूंढना, टटोलना, फरोलना शुरू किया, असल में कासिम अली शाह कौन है। पता लगा कासिम अली शाह एक टीचर है, और कासिम अली शाह का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग नहीं है, साइंस नहीं है। ये नंबर तो आ गए। का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, मुझे लगता है इंटरेस्टिंग स्टोरी अब शुरू होने वाली है। नाज़रीन, हम बात करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो कासिम अली शाह साहब ने जब ये जाना कि आपने अब इस तरफ जाना है कि कासिम अली शाह कौन है। अच्छा, अब अन्ना, मैंने जब ये जाना तो मैंने अगला काम अगले ही साल ये किया, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के आगाज में मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। अच्छा, उस वक्त में इंजीनियरिंग छोड़ना आज मतलब शायद ये फॉलो करना आसान है, क्योंकि कई मिसालें हैं, लोगों ने प्रोफेशन चेंज किया, लोगों ने फील्ड चेंज की। उस जमाने में जब एडमिशन नहीं मिलता था, उस वक्त में इंजीनियरिंग छोड़ना, फिर एक फैसला करना कि मैंने टीचर बनना है, किसी और डिग्री को शुरू करना, और वो डिग्री इंजीनियरिंग की तरह को बड़ी म्यारी डिग्री नहीं थी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने बाद में डिग्री ली, और ये जो सारा जर्नी था, मैंने देखा कि मैंने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। सही। इस फैसला करने से अल्लाह ताला ने मुझे नाम, इज्जत, मोहब्बत और इतने चाहने वाले दिए। अगर मैं फैसला ना करता तो मैं एक आम एवरेज इंजीनियर होता। सही। ये फैसला और ये सारा एक्सपीरियंस मैंने जिंदगी में सेल्फ डिस्कवरी की शक्ल में, कई वर्कशॉप्स, कई वीडियोस की शक्ल में बयान किया, कई मैंने सेशंस दिए, कई किताबें इस पे लिखी, 3 किताबें मैंने इस पे लिखी होंगी। अब ये इस वक्त एक ट्रेंड बन चुका है। ये मेरी बात के पैशन प्रोफेशन एक होना चाहिए, या बंदे को अंदर झाती मारनी चाहिए। तो मेरे अपने मुख्तलिफ तरह के मुशाहिदात, तजुर्बात जो मैंने जिंदगी में किए, उनको मैंने नरेट करना शुरू कर दिया, बयान करना शुरू किया, वीडियोस बनना शुरू हो गई। मजे की बात बताऊं, जो पहली वीडियो वायरल हुई, ये वीडियोस सारी बनना शुरू हुई थी 2010 में। ये 10 साल का सफर है। सही। पढ़ा मैं रहा हूं 1998 से। सही। 1998 या 99 से पढ़ा रहा हूँ, 21 साल या 22 साल गुजर गए।
10 साल पहले जब ये वीडियोस बनी है तब वायरल नहीं हुई, 2015 में वीडियोस वायरल हुई। जब वीडियो वायरल हुई तो मेरा कोई कमाल नहीं था, ये मेरे पेज से वायरल नहीं हुई, ये किसी ने एक पार्ट लिया, उसको अपलोड किया और वो वायरल हो, उसके बाद फिर वायरल होनी शुरू हो गई। हमने यूट्यूब चैनल बनाया। अच्छा, हमें नहीं पता था कि यूट्यूब पे भी करता है। अच्छा, ये आपको बिल्कुल ऐलान ये बात कहूंगा कि हमें कोई नहीं पता था, हमने पैसे कमाने हैं, इससे फेमस हो जाएंगे, ये टारगेट नहीं था। मेरे जो तजुर्बात मुशाहिदात थे, जो मेरा मुताला था, मैं शेयर करता था। मैं दावा नहीं करता सारा इल्म मेरा ही है, आप इल्म सीखते हो इंस्पिरेशन से, उस्तादों से, तजुर्बे से, मुशाहिदे से, इवन आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हो, एक्सपीरियंस से, ट्रैवल करके। मैं अगेन दावा नहीं करूंगा, लेकिन मैं बड़ा ट्रैवल किया है, पाकिस्तान को बड़ा देखा है, दुनिया को बड़ा देखा है। जो मेरे मुशाहिदात थे मैंने बयान करने शुरू किए। अच्छा, मजे की बात है कि जब आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो लोग सुनना भी चाहते हैं और लोगों के अंदर है और उन्हें जस्टिफिकेशंस मिल रही हैं, उनको जवाब मिल रहे हैं, उनके सवाल एड्रेस हो रहे हैं, तो वो वीडियो फिर आपको कहना नहीं पड़ता कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। मैंने कभी नहीं कहा, मेरी आपको किसी वीडियो के साथ ये नहीं मिलेगा, इसे शेयर करें, इसे आगे पहुंचाएं। मैं कोई पोस्ट लगाता हूं, कल की सारी पोस्टें लगा के देख लीजिए, नीचे हजारों शेयर लगे होंगे, हजारों व्यूड होंगे। अब ये तो आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट बताया है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो देखी है, ये चीजें मैंने साथ देखी है कि सब्सक्राइब करें, बेल बटन। अब किस तरह से लोग, क्या वजह है लोग पसंद कर लेते हैं? फिर जब ये सब चीजें भी नहीं की जा रही, वो एक कैंपेन कहते हैं ना चलाई जाती है अपने लिए, आप वो भी नहीं चला रहे, बामकसद गुफ्तगू, अच्छा टॉपिक, वो क्या चीजें हैं पसे पर्दा जो लोग इतना पसंद करते हैं? अब देखिए, इसके साथ अल्लाह का करम ये है कि ये एक शख्स का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो पाकिस्तान में लीडिंग है। यानी 21-22 लाख सब्सक्राइब किसी चैनल पे होना, एक फर्द के, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, एक फर्द है, बिल्कुल एक चैनल पे इतना सब्सक्राइब होना और उसका व्यूड होना। यानी हमारा कैमरा क्योंकि बहुत क्लोज नहीं जा सकता, मैं उसके स्टैटिक्स दिखाऊं कि वो वीडियोस इंडिया में कितनी सुनी जाती हैं, वो यूके में कितनी सुनी जाती हैं, मेरे पास सारे स्टैट्स हैं उसके, और वो सऊदी अरब में कितनी सुनी जाती, इवन अफगानिस्तान में सुनी जाती हैं, उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। फिर 76% मेल सुनते हैं, 24% फीमेल सुनती हैं। फिर 17 से 23 साल के लोग कितने सुनते हैं, 23 से 34 के कितने सुनते हैं, 34 से 45 के कितने सुनते हैं, और ऑनवर्ड चलते चलते हमारे पास सारे स्टैट्स हैं कि कितनी दुनिया सुनती है। फिर 28 दिन का रिकॉर्ड अगर बताऊं तो मिलियंस में, बिलियंस में मिनट्स व्यूड होते हैं। सही कि आपको अपनी एक रियल वर्थ पता लगती है कि आपका काम कहां कहां तक जा रहा है, और यही मेरे ख्याल से वो चीजें हैं जब आप देखते हैं आपकी टारगेट ऑडियंस क्या चाह रही है, कौन कौन से लोग, किस कैटेगरी के लोग, ट्रेंड्स देखने के बाद आप चीजें डिसाइड करते हैं। अब मुझे आपसे कुछ मशवरे चाहिए उन लोगों के लिए जो कि अपने YouTube चैनल्स बना रहे हैं। मकसद आजकल अगर हम नौजवान नस्ल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, और उसी लाइन में भागते हुए जो YouTube पे वीडियो बनाई जाती हैं वो आपके सामने हैं, तो क्या मशवरे देना चाहेंगे? अच्छा देखिए, मैं अगर कोई बड़ा अच्छा दिल से मशवरा दूं तो देखा देखी चैनल ना बनाएं प्लीज। सही, खुदारा अपने पैशन को ढूंढें, अपनी इंटरेस्ट को ढूंढें, अपने वो काम, मिसाल लीजिए अगर किसी को कुकिंग का शौक है, वो कुकिंग का यूट्यूब चैनल बनाता है, कुकिंग भी करता है, सिखाता भी है और बेचता भी है ऑर्डर पे, सही, वो ज्यादा ग्रो करेगा। आप देख लीजिए जितने कुकिंग के चैनल्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया में कहीं पर भी, वो अच्छे कुक भी हैं, उनका शौक, उन्होंने देखा देखी अपने गाल को लाल नहीं किया, बिल्कुल, यानी ट्रेंड को फॉलो करके नहीं उन्होंने कुछ किया, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को ढूंढा है। मेरी इंटरेस्ट थी ये बातें सारी जो मैं कर रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी में करनी चाहिए थी, ये कॉलेज में कोई करे, ये कोई स्कूल में करे, ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं हुई, लिहाजा एक यूट्यूब चैनल, एक फर्दे वाहिद, वन मैन आर्मी ये काम करते जा रही है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली है कि पाकिस्तान के कोने कोने में सब चीजें फैल चुकी हैं। अच्छा, एक तो ये इंटरेस्ट को ढूंढे। नंबर 2, अगर वो देखा देखी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, कई चैनल्स आपको मिलेंगे जो थंबनेल बड़ा अच्छा बनाते हैं और अंदर कुछ नहीं होता। अच्छा, चंद ही दिन के बाद जो आपकी ऑडियंस है उनको पता लग जाता है इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कंटेंट नहीं है, इसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। मसलन मैं मोटिवेट करता हूं कारोबार करना चाहिए, और मुझे दिन की कितनी कहानियां मिलती हैं जिन्होंने कारोबार शुरू कर दिया, कितने कामयाब हो गए। मैं अक्सर प्रमोट करता हूं सेल्फ डिस्कवरी होनी चाहिए, मुझे कितने लोग मिलते हैं जो कहते हैं जी हम वो काम कर रहे हैं जिसमें पैसे कम आ रहे हैं लेकिन दिल राजी है। मैं प्रमोट करता हूं वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, मुझे वालिदैन दुआएं देते हैं, फिजिकली मिलने आ जाते हैं, वो कहते हैं जी शाह साहब हमारे बच्चे आपकी वजह से एक्चुअली वो चीजें असर रखती हैं, आपको फीडबैक जबरदस्त मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कहता हूं जी हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम रिप्लाई कर पाएं। बड़ी सच्ची बात बताऊं कि फेसबुक पेज पे, मेरे पेज पे कंप्लेन ही आती है कि आप रिप्लाई नहीं करते। 1200 मैसेज को कैसे रिप्लाई किया? बिल्कुल, मुझे बताइए कि कितनी टीम में रखूं, कितने लोग रखूं जो रिप्लाई करें। हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम सवालों को इकट्ठा करें, फिर वीडियोस में उनको आंसर कर दें ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। तो आप एक तो यूट्यूब चैनल बड़ी अच्छी चीज है, आप अपनी इंटरेस्ट के एरिया में जाके काम कीजिए। नंबर 2, अभी देखिए पाकिस्तान में एक म्यारी काम होना बड़ा बाकी है। बिल्कुल, मिसाल ले लीजिए
कि यहाँ पर इलाकों पे डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनी हुई। बिल्कुल, यानी एक इलाके यानी अब सजेशंस की तरफ आप आगे आइडियाज दे रहा हूँ इस वक्त, तो कोई भी मुझे इस पे फॉलो कर सकता है। अगर फर्ज कीजिए कि किसी का ताल्लुक जेलम से, वो जेलम पे अगर जेलम के इलाकों पे वीडियोस बनाता है तो उसका चैनल क्यों नहीं चलेगा? वो जेलम की हिस्ट्री को बताता है, उसका चैनल क्यों नहीं चलेगा? अगर वो बताता है कि जी सिकंदर आजम कब आया था, पोरस कहां पर था, राजा पोरस, वो उसके बाद वो जेलम की तारीख बताता है, वो वहां के स्पेशल स्पॉट्स बताता है, वो उसके बाद जरा नीचे आता है, मियां जी के होटल तक लेकर आता है, खाना खाना यहां से खा लें, ट्यूलिप पे बैठ के खा लें, वो सब स्पॉट्स को डिस्कस करता है, तो चैनल तो चलेगा ही चलेगा। वो मेरा जेलम के नाम से चैनल हो सकता है। तो इस तरह आपके इलाके, वो लाला मूसा है, वो रिनाला है, वो कोई इलाका है, आप अपने इलाके पे चैनल बना सकते हैं अगर आपकी इंटरेस्ट है। फिर आपकी अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, एक बड़ा शानदार चैनल है, मैं उसकी तारीफ यहां पर करना चाहूंगा, देखो सुनो जानो। सही। अब वो फैसल वड़ाइज का चैनल है, आप वो देखें कि इतना म्यारी काम है, इतनी म्यारी प्रोडक्शन है, कंटेंट प्रॉपर प्रिपेयर होता है, अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है, इफेक्ट्स सारे अच्छे हैं। बड़े ऐसे बच्चे हैं जो सीएसएस की तैयारी के लिए उस चैनल से वो देखते हैं। अच्छा। उसको कंसल्ट कर लें, टाइम बच जाता है। आज किताब पढ़ने का टाइम नहीं होता, आप चैनल से सुन के चीजें तैयार कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप अगर फूलों में इंटरेस्ट है, फूलों का चैनल बना लें, कपड़ों में इंटरेस्ट है, कपड़ों का बना लें, कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है, आप कंस्ट्रक्शन पे बड़ा अच्छा एक चैनल बना सकते, इंटीरियर का आपका इंटरेस्ट है, बच्चों की तरबियत पे अच्छा चैनल होना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम है हमारे जो ज्यादातर यूट्यूब की तरफ आते हैं, वो एक सिखाने वाली सोच से नहीं आते। वो फौरन सोचते हैं डॉलर कैसे निकलने हैं, पैसे कैसे निकलने हैं। मैं कहता हूं बाज़ औक़ात पैसे निकल भी आते हैं, लेकिन उसकी लाइफ लंबी नहीं होती। मुझे बड़ी ऑफर्स आती हैं, जी आप हमें चैनल दे दें, हम उसे कहते हैं ठेके पे मांग रहे हैं, वो चैनल दे दें, हम साल का आपको इतने पैसे दे देंगे। अच्छा, वो चैनल तो ले लेंगे, चैनल की ग्रेस खराब हो जाएगी। वो जो कासिम अली शाह खुद ऑन कर रहा है, अगर आपको पता हो कि ये वीडियोस मैं खुद सारी रेडी करता हूं, मैं खुद देखता हूं, एडिट करवाता हूं, उसमें इफेक्ट्स ऐड करवाता हूं, रेफरेंस ऐड करवाता हूं, अब तो मैं मेहनत होती है। यानी किसी जमाने में मेरा मुताला अच्छा है तो मैं कहता जी फलानी रिसर्च मैंने पढ़ी, उसमें ये है, लोग मेरे पे एतराज करने लग पड़े, शाह साहब वो रिसर्च कहां पर है? अच्छा, मुझे भी नहीं याद, मैंने पढ़ा इतना कुछ, और रिसर्च बदलती रहती हैं। अब मैंने नया काम किया, अपनी वीडियोस में वो रिसर्च के रेफरेंस ऐड करना, ये भाई रेफरेंस है, मैंने पढ़ा है, आप पढ़ लें इसको। तो ये कह लीजिए कि इसमें ये एक यूनिवर्सिटी के बराबर काम है, ये एक इदारे के बराबर काम है। इसी तरह मिसाल लीजिए, अब हमारे सारे एंकर्स भी इस तरफ आ गए। मैंने यहां से जाके, हमारे एक बड़े मारूफ एंकर हैं, कभी 24 पे थे और आजकल किसी और चैनल पे नाम नहीं लेता, तो उनकी जाके मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करवानी है उनके साथ। ये एक नया ट्रेंड चला है कि हमारे एंकर्स, हमारे प्रेजेंटर्स, हमारे न्यूज कास्टर्स, ये भी अब यूट्यूब चैनल्स की तरफ जाने लग पड़े हैं। फिर अगली बात सुनिएगा, हर एमएनए एमपीए को एक यूट्यूब चैनल की जरूरत है, हर बिजनेसमैन को एक यूट्यूब चैनल की जरूरत है, हर आउटलेट वाले को, हर, मैं कहता हूं एक ढाबे वाले को भी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज जरूर बनाना चाहिए, लेकिन बताने वाले नहीं है। फिर इसकी मैनेजमेंट की कंपनियों में भी बड़ी गुंजाइश है। ये कहते हैं काम नहीं है, भाई काम तो पाकिस्तान में है, आइडियाज है, करने वाले नहीं है। मसलन मिसाल लीजिए, अगर एक बच्चा आज जो हमें सुन रहा है वो 100 पेज मैनेज कर सकता है, टीम पहले खुद शुरू करता है, थोड़े पेज मैनेज करेगा और वो ऑफर करता है मार्केट में कि आपका कोई बिजनेस है, मैं आपको पेज मैनेज करके दे देता हूं, आउटसोर्स करता हूं, सर्विसेज को आउटसोर्स करता हूं। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी मीडिया मैनेजमेंट की तरह ही, बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे इदारों में मीडिया मैनेजमेंट की सीट होती है, इसी तरह सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक पूरा काम है। यूट्यूब चैनल को मैनेज करना एक पूरा काम है। और जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली अब हम यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल देख रहे हैं और जो चीजें आप बता रहे हैं, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। असल में अगर आप बामकसद काम करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये चीदा पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। वक्त बहुत कम है, मैं तो चाह रही थी हम मजीद भी इस पे बात करते हैं। वैसे मेरे पास जरूर वो आप मैसेज की सूरत में पहुंचा दें नाजरीन तक। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप मिसाल लीजिए, मेरा चैनल है कासिम अली शाह, आपने सब्सक्राइब किया। मजे की बात है, इस पेंडेमिक में जहां हालात सब तरफ खराब हो रहे हैं, 2 महीने में सिर्फ मेरा सब्सक्राइब 2.5 लाख बढ़ा। जबरदस्त। यानी मेरा पहली बार 2.5 लाख सब्सक्राइब बढ़ने में 4 साल लग गए होंगे, लेकिन अब 2 माह में 2.5 लाख बढ़ गया। और ऐसा वजह क्या है? कंपाउंड इफेक्ट, ऑर्गेनिक ग्रोथ। चलते चलते चले जाएं, चीजें खुद बड़ी हो जाती हैं। ये जो हमें जल्दी पड़ी हुई है ना एकदम से बड़ा होने की, यानी मुस्तकिल मिजाजी, सबर, तहम्मुल और एक दूसरे को देखा देखी, जो हम कहते हैं ना कि अच्छा उसने इतने टाइम में इतना कुछ कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया, ये चीजें अक्सर हमें ले डूबती हैं और उसका नतीजा भी अच्छा नहीं होता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक। आपका ये कामयाबी का सफर हम दुआ गो हैं कि इसी तरह से जारी रहे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं मेरे पास हो मैं आपको बताऊंगी। सैमसंग गैलेक्सी A80 और इसकी कीमत 1,14,999 रुपए है।
जी, तो नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Huawei Nova 3 59,999 रुपीज में। आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। Oppo A9 37,000 और 999 रुपीज इसकी कीमत है। Vivo Y95 31,999 रुपए इसकी कीमत है। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स आपने जान लिए। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है सिटी ट्यूटोरियल। जी तो सिटी ट्यूटोरियल में आज हमारे साथ होंगी होम एक्सपर्ट इरम नईम साहिबा, जिनसे हमने ये जानना है कि घर में रह के आप किस तरह से किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, इसका आसान तरीका क्या है और किस तरह से आप कम जगह पर भी गार्डनिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये होती है कि बहुत सारे घरों में स्पेस नहीं होती है, तो उसका बहाना करके हम कहते हैं कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम रुख करते हैं इरम आपा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल चाल है आपके? सलाम, क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हो? सब ठीक? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आज का टॉपिक जो है मैं उसकी तरफ आना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि किचन गार्डनिंग के लिए बहुत ज्यादा बड़ी जगह का होना बहुत जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। ऐसा है कि किचन गार्डनिंग शौक से भी होती है और अब तो जरूरत भी है। और आजकल जैसे कोविड-19 चल रहा है, लोग घरों में बैठे हुए बोर होते हैं, तो उसके लिए बेहतर है क्यों ना एक ऐसा मशगला किया जाए जिससे आपका दिल भी लगे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसमें आपका बहुत सा टाइम जो है वो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, लेकिन टाइम आपका अच्छा गुजार देता है। तो इसके लिए ये होता है कि आपका शौक सबसे पहले हो। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम लोग बहुत मामूली चीज़ों से अपनी इंडोर गार्डनिंग, जो बिल्कुल जिनके घर छोटे हैं और किचन बहुत छोटा सा है और उसमें हम ताज़ा सब्जी जैसे धनिया, पुदीना, मेथी, पालक, जो हम सैलेड्स जो हम घर में हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उनको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बताती हूँ, ये हमारे ये ड्रिंक्स होती है ना, जो रेगुलर प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं और हम फेंक देते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बाद में इस्तेमाल नहीं होती। तो इसमें हम इस लेवल तक मिट्टी डाल लें और इसके नीचे एक छोटा सुराख कर लें, तो आपका एक गमला तैयार हो जाता है। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त तरीका आप बता रही हैं। और इसी तरह ये वाला जो इसका अपर पोर्शन है, हम इसे भी जाया नहीं करेंगे। इसका ये ढक्कन आपने उतार लेना है और इस पे गा के छोटा सुराख रखना नीचे बहुत जरूरी होता है गार्ड। ये आपको बताऊं, गमला बनाने के लिए सबसे जरूरी इसके नीचे एक हवा के लिए सुराख जरूरी होता है। उसके बाद इसमें आप इसको भी यूज कर सकते हैं और आजकल तो इतने अच्छे पेंट्स आए हैं, हम इसको पेंट भी कर सकते हैं जैसा कि हम अपनी हमारी डेकोर हुई हुई है उसके हिसाब से, उन्हीं कलर्स के हिसाब से। तो ये आपका धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च इसमें लग सकती है। ये एक अच्छा सा तैयार हो सकता है पॉट। उसके अलावा देखें, ये मेरे पास है मनी प्लांट। हम लोग किचन में ये बहुत फ्रेश अप करता है आपको। मनी प्लांट हमेशा ग्रीन रहता है, इसको इसीलिए मनी प्लांट भी शायद कहते हैं। ये छोटा सा पौधा है और इसके नीचे ये एक प्लेट भी रखी गई है ताकि इसमें जो एक्सेस वाटर हो वो इसमें आता रहे पानी, और ये फिर आपका ग्रो करता रहता है किचन गार्डनिंग में। सही। अच्छा इरम आपा, मुझे ये बताइएगा वो कौन सी सब्जियां हैं जो आप कम वक्त में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में घर में उगा सकते हैं? हमारे नाजरीन को सजेशन दें जो कि घर में कुछ करना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले क्या ऑप्शन है जो अपने घर में उगा सकते हैं? ये देखिए, हमारे घर में सीड्स हमें मिल जाते हैं। जिस तरह से ये धनिया है, सूखा धनिया होता है ना घर में हमारे पड़ा हुआ, और ये सब्ज मिर्च के लिए दड़ी हुई मिर्च होती है। आप हल्का सा मट्टी को छुरी के साथ ही या किसी चम्मच रख लें या खुरपा होता है उससे मिक्स करके उसमें ये सब्जियां डाल सकते हैं। धनिया और पुदीना जो है इसकी तो हम जड़ लगा सकते हैं। आप एक जड़ लेके पानी के इसी तरह के इसमें तो ये आपने आगाज तो कर दिया, अब क्या इसकी केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है? इसको टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है? नहीं, यही मैंने बताया कि इसके साथ ये तो इस तरह से जिस तरह आप पानी पीते हो, आपको प्यास सुबह उठ के लगती है, आपने अपने पौधे को भी पानी दे देना है। ये इतना आसान और आरामदेह सिलसिला होता है और इससे इतनी मोहब्बत हो जाती है। जो कोई भी बोता है फिर उस अपने पौधे का बच्चों की तरह ख्याल भी करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो आप इनमें मुझे ये बता दें, ये सब चीजें हम उगा तो लेंगे, इसका ख्याल भी रखते रहेंगे, तो मुकम्मल आपने जो ये पौधा लगाया है इसका फल आपको कितनी देर में मिलना शुरू हो जाता है?
अच्छा, धनिया जो है ये तो 8 से 10 दिन में आपको लीव्स ऊपर नजर आना शुरू हो जाते हैं। पुदीने के आप पत्ते जो उनसे 8 से 10 दिन में पानी में लगाएं तो ग्रो ऊपर करना शुरू कर देते हैं। आप 2-4 पत्ते उतारें, अपनी ग्रीन टी बनाएं, आप कहीं भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन चटनियां जैसे आजकल इतनी वो जरूरत भी है खाने की, गर्मी भी है, इसमें अच्छी भी लगती है, तो हम इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ले सकते हैं। सब्ज मिर्च का पौधा थोड़ा सा टाइम लेता है, सही। वो हमें पहले से उसकी पनीरी लगानी पड़ती है। अगर आपने पनीरी पहले से बाजार से ले ले, नर्सरी से तैयार की हुई लगा लें, तो 1.5 हफ्ते में 1 मिर्च तैयार होना शुरू हो जाती है। तो इस हिसाब से सैलेड है जो 5-6 दिन में 10 दिन में उगना शुरू हो जाता है। आपा, मुझे यहाँ पर आपकी सजेशन भी चाहिए, क्योंकि सब्जियां बहुत महंगी होती जा रही हैं, आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, तो कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो हम बाआसानी अपने घर में लगा सकते हैं? अभी आप नाम बता दीजिए, इंशाल्लाह अपने आने वाले प्रोग्राम में उसका तरीका हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अच्छा, इसमें इस तरह से है कि जैसे धनिया पुदीना का मैंने जिक्र किया, उसके अलावा करेले, इसकी बेल चलती है। आप एक गमले में थोड़ा सा, इतना बड़ा गमला ले लें, मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, 1 फुट वाला, उसमें आप करेले लगा सकते हैं और करेले की बेल चल जाती है। तो आपको एक घर में मतलब 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो करेले मिल जाएंगे आपको कुछ दिनों में। इसी तरह खीरे हैं, तरे हैं, ये गर्मियों की सीजन की जो सब्जियां आजकल होती हैं। और इसके लिए ये है कि आप बड़े साइज के गमले भी यूज कर सकती हैं, जो आप खुद से बनवा लें लकड़ी के या सीमेंट के, और वो फिर उसमें काम आ जाते हैं, आप सब्जियां उगा सकती हैं। सही, थैंक यू सो मच इरम आपा, आप हमारे साथ मौजूद थी और घर में हम कौन सी सब्जियां बाआसानी उगा सकते हैं वो आपने हमें बताया। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपकी ये सजेशंस अपने नाजरीन तक पहुंचाते रहेंगे। तो सब्जियां महंगी हुई तो इसका हल हमने आपको बता दिया कि आप घर में सब्जियां किस तरह से उगा सकते हैं। अब आपने टाइम देना है, कुछ आगे बढ़ेंगे और आपकी दीगर मुश्किलात का हल निकालेंगे अपने अगले सेगमेंट बचत बाजार में। सेल्स का जिक्र कर लेते हैं, कहां कहां पे सेल्स लगी है, कहां जाके आप अपने पैसे बचा सकते हैं। ब्रांड है हमारे पास डायनियर्स, यहां पर अप टू 50% ऑफ है, जहां आप जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट ब्रांड है जी आउटफिटर, यहां पर भी अप टू 50% ऑफ है, आप जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप कारफोर पे जाएंगे, प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उसका जिक्र कर लेते हैं जी। शैंगहोंग स्प्लिट एसी है और 75,499 रुपये रिटेल प्राइस है। प्रमोशन पर आपको मिलेगा 69,999 रुपीज़ में, यानी 5,500 रुपये इस पर आप बचा सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी हेल्दी शोल्डर शैम्पू और रिटेल प्राइस 1,049 रुपये, प्रमोशन पर अवेलेबल है 899, यानी 150 रुपीज़ इस पर भी आप बचा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, सेल्स प्रमोशन आपने जान ली, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है आज के भाव। हसन की जानिब रुख करेंगे। हसन बताइएगा, मार्केट में सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, शहर में अब अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। और अब जैसे जैसे बकरा ईद जो है वो करीब आएगी, वैसे वैसे जो सब्जियां हैं, ख़ासतौर पर टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और लीमू समेत जो दीगर सब्जियां हैं उनकी कीमतों में इजाफा जो है न सिर्फ कर दिया जाएगा बल्कि हो चुका है। जो टमाटर गुज़िश्ता हफ्ते 40 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा था, आज वो टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। इसके साथ साथ प्याज जो है वो 50 से 60 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, आलू जो है वो 90 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसुन 300, जबकि अदरक जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। हरी मिर्च की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हरी मिर्च जो है वो 100 से लेकर 120 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से लीमू जो है, अगर लीमू की कीमत की बात की जाए तो लीमू 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि जो सरकारी नरखनामा है अगर उसकी बात की जाए, सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में कोई भी शय फ़रोख्त नहीं की जाती। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जारी करदा सरकारी नरखनामे के मुताबिक
जो शहर भर में सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाए ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। जबकि दूसरी तरफ जो ब्रायलर की बढ़ती हुई कीमत थी वो थम चुकी है और मुर्गी की गोश्त की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज 9 रुपये फ़ी किलो की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 274 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। सब्जियों की कीमतें हसन ने हमें बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे, बीफ पर केजी यहाँ पर अवेलेबल होगा 633 रुपये में, और इसी तरह बीफ मिन्स आपको पर केजी मिलेगा 899 रुपीज़ में। और इसके बाद मटन पर केजी अवेलेबल है 1403 रुपये में। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1649 रुपये में। चिकन रेट आपको बताऊंगी जी। चिकन रेट हैं हमारे पास गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 189 रुपीज़ में जिंदा मुर्गी आप खरीद सकते हैं। बना हुआ गोश्त इसका मिलेगा आपको 274 रुपये में। और इसके बाद चलते हैं जी एग रेट्स की जानिब। एग रेट्स रिटेल प्राइस 126 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद जिक्र कर लेते हैं होलसेल प्राइस का। होलसेल पे अगर आप जाएंगे 124 रुपये दर्जन में आपको अंडे मिलेंगे। और इसके बाद गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए 125 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी गोरमे पे अगर आप जाएंगे तो कर सकेंगे। और अब शामिल कर लेते हैं अपना अगला सेगमेंट, माल का हाल। जी तो नाज़रीन, एक नजर डाल लेते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं। जी तो नाज़रीन, सेल्स प्रमोशन आपको बता दी, सब्जियों की कीमतें आपको बता दी, और इरम आपा ने आपको ये भी बता दिया है कि आप अपने घर में सब्जियां किस तरह से उगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने बताया है, यानी आपकी सब मुश्किलात हमने हल कर दी हैं। आपने आज अपने किचन में क्या बनाना है ये तो आपने ज़रूर डिसाइड कर लिया होगा। सब्जियों की कीमतें जानने के बाद, मीट रेट जानने के बाद, हमारे किचन में आप आज जो है हबीब ऑयल के ताउन से क्या बनने जा रहा है वो हम आपको दिखाएंगे अपने किचन सेगमेंट में। आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। और ब्रेक के बाद हबीब के किचन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हम कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं हबीब कुकिंग ऑयल के ताउन से वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हबीब कुकिंग ऑयल ये कहता है कि दिल का मामला है। तो दिल का मामला क्यों कहा जाता है, ये टैगलाइन क्यों रखी गई है, तो डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगी। जी, हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंडेड ऑयल है जो कि मल्टीपर्पज़ की खासियत रखता है। बेहतरीन कुकिंग ऑयल जो कि क्वालिटी में ना सिर्फ बेहतर है बल्कि साथ ही साथ अपने इस्तेमाल करने वाले लोगों की सेहत का भी खास ख्याल रखता है। वो किस तरह से? हबीब कुकिंग ऑयल ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से आपको बचाता है बल्कि दिल की बीमारियों से भी महफूज रखता है। और साथ ही साथ हबीब कुकिंग ऑयल जो है नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि ये डबल रिफाइंड ऑयल है जो कि इसे क्वालिटी में मजीद ज़बरदस्त बना देता है। हबीब कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल से पाक है, दिल की सेहत के लिए इंतहाई बेहतरीन है। और साथ ही साथ हबीब कुकिंग ऑयल रोज़मर्रा की सेहतमंद रूटीन के लिए भी मुफीद करार दिया गया है। तो इतनी सारी जब खसूसियात हैं तो आपका खाना मज़ीद मज़ेदार भी बनेगा और आपकी सेहत भी भरपूर रहेगी। तो आज हम हबीब कुकिंग ऑयल के ताउन से अपने किचन में कौन सी रेसिपी बनाना चाह रहे हैं ये हम जान लेते हैं हमारे शेफ जहांगीर से। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। वालेकुम सलाम मैम, क्या कैसी हाल हैं? है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज आप कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं? कल वाली रेसिपी तो मुझे आपकी बहुत पसंद आई थी। थैंक यू वेरी मच। आज की जो हमारी रेसिपी है मैं अपने नाज़रीन को बताता जाऊँ, है तो वो सिंपल जलफ्रेजी आम डिश है जो घरों में हम बनाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा मॉडर्नाइज्ड किया गया है, कुछ डिफरेंट करने का प्लान है। उसको हम सर्व करने जा रहे हैं लच्छा पराठा के साथ, और ये बड़ा मजे का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अगर आप लच्छा पराठा मैंने पहले कभी नहीं खाया, चलिए आप ट्राई करके देखिएगा, इट्स अ वेरी गुड। हम अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। जी जहांगीर, सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए, मैंने चिकन ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ है। सही। उसके लिए हमें चाहिए ये वेजिटेबल में हम यूज़ कर रहे हैं कैप्सिकम, अनियन, टमाटोज। कैप्सिकम, अनियन, टमाटोज और ग्रीन चिली है।
जिससे हम वेजिटेबल को सॉटे करेंगे। चीज़ें बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कटिंग करके जहांगीर ने पहले रेडी रखी होती हैं कि आप लोगों को सिर्फ ये दिखाएं और रेसिपी आपके साथ जल्द से जल्द हम शेयर कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम उस तरह से कम होता है हमारे पास, तो ये सब चीज़ें पहले से कटिंग करके आपके सामने रखी हैं ताकि आपको बताया जा सके। इधर नाजरीन को जब तक मेरे पैन गर्म होते हैं उतनी देर मैं इनको फिलिंग बता देता हूँ। ठीक है। इसकी मैरिनेशन ऑलरेडी स्क्रीन पे इसकी मैरिनेशन चल रही है, जिसके हमने योगर्ट यूज़ किया, तिक्का मसाला, लेमन जूस और गार्लिक पेस्ट है। चिकन को हमने फ्लैट किया हुआ है हैमर के साथ, मीट हैमर के साथ हमने इस फॉर्म में लेके आए। इसको हम यूँ करेंगे, तब तक को हमारा पैन गर्म हो गया, तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा डालडा बनास्पति ऑयल। जब तक को ये ऑयल गर्म होगा देन हम ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल्स। हबीब बनास्पति ऑयल जो है हमने इसमें ऐड कर लिया है जी, और इसमें फिर हम ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल्स, कैप्सिकम, अनियन, टमाटो जो है। ठीक है। और इसमें हम साथ करेंगे सीजनिंग ऐड, जिसमें सूखा धनिया है तकरीबन 1 पिंच के करीब। ठीक है। जीरा डालेंगे 1 पिंच के करीब, चिली पाउडर 1 पिंच के करीब, क्रश चिली 1 पिंच के करीब, और सॉल्ट ऐड करेंगे। सही। और थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला। सही। ये सब चीजें आपने एक साथ ऐड कर ली हैं और अब आप उसके बाद मिक्स करने जा रहे हैं। सॉटे करेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप इसको थोड़ा स्पाइस करना चाहते हैं तो आप थोड़ी डायगोनल ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। ये लीजिए, ये हमारी वेजिटेबल जो है सॉटे हो गई है, क्योंकि इसको आपने 100% नहीं कुक करना। ठीक है। आपने सिर्फ मैक्सिमम जो है ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करना है, क्योंकि इसका क्रंच जो है वो बरकरार है। सही। अब हम इस वेजिटेबल को अपने चिकन के अंदर फिल करेंगे। ठीक। और देन हम इस चिकन को रोल कर देंगे इस तरह करके। ये बहुत कम टाइम आपने वेजिटेबल जो है वो उसकी रीज़न ये है क्योंकि अभी हमने इसको चिकन को कुक करना है। ठीक है। अगर हम 100% या 70% वेजिटेबल कुक करेंगे तो उसके बाद जब हम इसको दोबारा कुक करेंगे तो वेजिटेबल के पल्ले ही कुछ नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। हमें न्यूट्रिशन वैल्यूज का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। दूसरा पैन हमारा गर्म है, इस पैन में हम अपने चिकन को सीड करना, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ताकि टाइम को हम मैनेज कर सकें। सही। ये हम 2 पीस जो हैं इसके अंदर यूँ करके रख देंगे। अच्छा, आपने रोल इसको किया है तो समटाइम हम इस तरह का रोल जब बनाते हैं, जैसे ही आप उसको पैन में रखते हैं वो खुल जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे जब तक वो कुक हो रहे हैं मैं आपको इसका लॉक करने का भी तरीका बता देता हूँ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टूथपिक। ओके। ये टूथपिक आपने यूँ करके इसमें, क्योंकि ये 1-2 दफ़ा मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने जब ऐसे रोल्स बनाए हैं तो वो इस तरह से खुल जाते हैं और फिर क्या होता है, सारा ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आप अपने घर में जब भी ट्राई करें तो इस तरह से टूथपिक का आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने कितनी फ्लेम पे बनाना है जहांगीर? ये थोड़ा हाई फ्लेम पे लगाना है। उसकी वजह है जब आप इसको हाई फ्लेम पे रखते हैं तो इसका जो चिकन के अपर लेयर्स है ना उसके पोर्स क्लोज हो जाते हैं और चिकन जूसी रहता है। सही। अगर स्लो फ्लेम पे लगाएंगे तो चिकन अपना मॉइस्चर जो है पानी छोड़ जाएगा, तो जिसमें से चिकन, क्योंकि ये ब्रेस्ट पीस है तो इसके अंदर फैट ना होने के बराबर होता है, तो इस वजह से वो ड्राई हो जाएगा। जब तक को हमारा ये चिकन कुक हो रहा है उतनी देर हम दूसरी तरफ जो है अपनी ग्रेवी स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए चाहिए हमें टमाटो प्यूरी, और ये भी ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि रेडी करके रखी गई है ताकि आप फौरी तौर पर इसका इस्तेमाल कर इसमें हम यूज़ करें दोबारा बनास्पति ऑयल, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट, हबीब कुकिंग ऑयल आपने देखा, और इसके बाद इसमें 2 गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून हम गार्लिक जिंजर का जो है गार्लिक जिंजर पेस्ट आप इसमें जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जी। उतनी देर हमारा चिकन कुक होगा। जैसे ही चिकन कुक होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जाएंगे चिकन कुक होने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है? तकरीबन ये 4 से 5 मिनट लेंगे। अगर आपको और भी जल्दी है तो उसका एक ऑप्शन ये भी है कि आप इस चिकन को सीड करने के बाद, कलर देने के बाद आप इसको ओवन भी लगा सकते हैं। ओवन में 4 से 5 मिनट तरीका है। बिल्कुल। अभी नेक्स्ट स्टेप है, मैं लच्छा पराठा का बनाने का मेथड बताने लगा हूँ। अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके, एक आपको प्लेन सरफेस चाहिए, उसके ऊपर सबसे पहले आपने डालडा का बनास्पति लगाना है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी ये एक बाउल बना के, जिसको हम घरों में लेडीज़ बनाती हैं, इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है। इसमें ड्राई जो आटा है उसका कम इस्तेमाल होगा। सही। इसको आपने फ्लैट करते जाना है और साथ में डालडा का देसी घी इस्तेमाल करते जाना है। सही।
आप इसको जैसे जैसे फ्लैट करते जा रही हैं, आप हबीब ऑयल जो है, घी जो है वो इस पर घी यूज कर रहे हैं, घी इस्तेमाल करना है। अगर ऑयल है तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम इसकी थिन लेयर्स करेंगे। जब हम इसकी ये ढेर सारी लेयर्स बना देंगे, उसके बाद ये लेयर्स ही जो हैं, ये हमें जो वर्ड हमने यूज़ किया लच्छा पराठा का, वो वाला हेल्प करेंगे। ये देखिए, ये लेयर्स को हम थोड़ा फ्लैट करेंगे। फ्लैट करने के बाद जैसे घरों में बाकी पराठे बनते हैं वैसे इसको रोल कर देंगे। ये तो बहुत आसान है, और मुझे जिस तरह से मैंने नाम सुना तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये तो बहुत इजीली आप घर में बना सकते हैं। आपने इसको थोड़ी सी रेस्ट देनी है। ये भी मेरा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। ओके, टमाटो प्यूरी हम इसको कुक करेंगे। बेसिकली ये दोनों चीज़ें इकट्ठी कुक होती हैं, बट हम इसको थोड़ा सा अलग मॉडर्न करना चाह रहे हैं, इसलिए अब हमें चाहिए सीजनिंग। सीजनिंग के लिए यूज़ करेंगे हम क्रश चिली पाउडर। ओके, साथ में हम लेंगे क्यूमन सीड तकरीबन 3 से 4 ग्राम, 3 से 4 ग्राम ज़ीरा, सॉल्ट एज पर टेस्ट। ओके, ठीक है। इसके बाद हम हमारे पास इधर थोड़ी सी क्रीम है, वो हम ऐड करेंगे और इसको स्लो हीट पे कुक करेंगे। जी, तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको कुक करना है, और कितना टाइम करना है जहांगीर, ये भी बता दें। जब तक हमारे टमाटरों का पानी खुश्क ना हो जाए, ऑयल ऊपर ना आ जाए, तब तक हमने इसको कुक करना है। ये ऑलमोस्ट हमारा चिकन भी तकरीबन 70% कुक हो चुका है, और अगर कैमरा दिखा रहा है तो बड़ा खूबसूरत किस्म का कलर आ रहा है। बिल्कुल, कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है। इस ग्रेवी की हेल्प से हम जो है ना इसको प्लेट को फाइनल करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट होने वाली है। जो चिकन की आप मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि एक दफ़ा से दिखाएं, बहुत ज़बरदस्त लुक लग रही है, और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना मज़े का ये बना है। क्योंकि जब हम जलफ्रेजी की बात करते हैं तो जलफ्रेजी में यही चीज़ें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तमाम चीज़ें ऐड की जाती हैं। ओके जी, अब हमारी ग्रेवी भी कुक हो रही, तब तक हम गार्निश की तैयारी कर लें, क्योंकि हमने और बॉइल्ड एग इसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम फुल बॉइल्ड एग लेंगे, हार्ड बॉइल्ड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके स्लाइसेस ले लेंगे। इन स्लाइसेस को हम इस प्लेट में रखते हैं। जब हम प्लेटिंग की तरफ आएंगे तब हम इन स्लाइसेस को अरेंज करेंगे। सही। एक चीज़ मैं इधर नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा, जब भी कोई रेसिपी बनाएं कोशिश करें उसकी जो गार्निश है रेसिपी की, वो आपके इन्हीं में से निकले जो इंग्रेडिएंट्स आपने खाने में यूज़, यानी वो चीज़ें जो कि आप रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं, गार्निशिंग के लिए भी आपकी वही यूज़। इसकी क्या खास वजह होती है? क्योंकि मैम अब अगर मैं इसके ऊपर गुलाब का फूल लगा दूं तो वो गार्निश नहीं रहेगी। ऐसे नॉर्मली लोग ये करते हैं। नहीं, ऐसा मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा है। नहीं होना चाहिए ना ऐसा। बिल्कुल, क्योंकि जो आपकी रियलिटी है फूड की, क्योंकि जो ओरिजिन है वो खत्म हो जाती है। सही। अभी आपने इसमें क्या ऐड किया है? थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और इसका क्या मकसद है? उसकी वजह यह है कि ग्रेवी थोड़ी सी रनी हो जाएगी और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है जी, ग्रेवी भी हमारी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। अब हम चलेंगे लच्छा पराठा की तरफ। जहांगीर, हमारे पास टाइम कम है, अगर आप जल्दी से हमारे नाज़रीन को लच्छा पराठा भी बना कर दिखा दें तो ये जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट पराठे की शेप मैंने आपको बता दी है, इट्स वेरी सिंपल। अब हम इसको बनाएंगे। आपने थोड़ी रेस्ट देनी है पराठे को, जितनी अच्छी रेस्ट देंगे उतना सॉफ्ट होगा और उतना अच्छा बनेगा। यानी जो आपने बनाया उसको बना के आपने कुछ देर के लिए रख देना है, तभी आपका पराठा बहुत ज्यादा अच्छा बन सकेगा। अक्सर घरों में जो लेडीज हैं वो एक मिस्टेक करती हैं, वो बेलन यूज करती हैं पराठों के लिए। तो उनकी की कराई जितनी मेहनत है, जितने वो बल पड़े हुए हैं, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। और इसी तरह अगर हम इटालियन की तरफ जाएं तो पिज़्ज़ा कभी भी आप बेलन के साथ नहीं बेलना चाहिए। ले जी, ये हमारा लच्छा पराठा। तो आपने देखा कि पराठा हमने पैन में डाल दिया है। हमारी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। ग्रेवी भी हमारी रेडी हो गई है। जहांगीर, वक्त भी हमारे पास कम है, तो मैं चाहूंगी जल्दी आप इसकी प्लेटिंग भी हमें करके दिखा दें, ताकि एक फाइनल जो रेसिपी की शक्ल है हमारे नाज़रीन के सामने वो भी आ जाए, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो ऑब्वियसली मज़ीद खूबसूरत लगेगी। चले जी, अभी हम चलेंगे अपना फाइनल प्लेटिंग की तरफ। उसके लिए थोड़ा सा मैं ग्रेवी को साइड पे करूँगा ताकि
इजीली प्लेटिंग दिख सके थ्रू बाय अ कैमरा। ठीक है जी। एरिया साफ करें, हाइजीनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, पहले इनका ख्याल रखना चाहिए। ओके जी, अब आएंगे हम प्लेटिंग की तरफ। प्लेटिंग के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी ग्रेवी। जी, तो फाइनल मरहले की तरफ हम आ रहे हैं, चीज़ें हमारी सारी रेडी हो गई हैं और अब हमने इनको प्रेजेंट किस तरह से करना है, प्लेटिंग किस तरह से करनी है। आपकी रेसिपी जितनी मर्जी मज़े की बन जाए, जब तक अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट नहीं की जाती है तो वो रेसिपी मज़े की भी नहीं लगती है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना मैं जहांगीर? बिल्कुल मैडम। तो देखें, प्लेटिंग का मरहला मैं कहूँगी जी क्लोज करके एक दफ़ा से दिखा दें कि किस तरह से प्लेटिंग की जा रही है। इधर मैं एक चीज़ मैं नाज़रीन से शेयर करूँगा। अक्सर हम घरों में जो मिस्टेक करते हैं, खाना जब भी खाने से पहले जो चीज़ नोट होती है वो दिखना होता है, बिल्कुल खूबसूरती होती है। ये देखें, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अभी मैंने ये टूथपिक निकाला है, ड्यूरिंग कुकिंग आपने ये सर्व नहीं कर देना, विच इज़ वेरी डेंजर। उसके बाद हम इसको थोड़ा डायगनल काटेंगे और जो हमारी वेजिटेबल है वो इसके अंदर सर्व होगी। हम इसको यूँ अरेंज कर देंगे। अपना लच्छा पराठा भी देखूं, वाह बहुत अच्छा कलर आ गया। और पराठे का कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त आया है। जहांगीर, हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगी आप पराठे की तरफ जाएं, वो कंप्लीट करके दिखाएं और फिर हम जरूर इसको ट्राई तो करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली प्रोग्राम के बाद। ये जो वेजिटेबल हमने हमारी प्लेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये हमारे रेडी हो गया। थोड़ी सी हम लेंगे ग्रेवी ऑन जी, टॉप। प्लेटिंग ये कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद जो है हम इस मजे की रेसिपी को ट्राई भी करेंगे। नाज़रीन, आपने देख लिया ऑलमोस्ट ये रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। हम ये रेसिपी ट्राई करेंगे, आपने घर में ट्राई करनी है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।